Hello friends, we'll start today's webinar. All friends are welcome. I am Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in housing societies and will benefit both the managing committee and the housing society members. It has very simple language articles, draft of applications, webinar videos, and notes shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in a very simple, ordinary, non-technical or non-legal language and can be easily understood by all our friends. This webinar does not provide any type of consultation to your personal problems. Friends may ask questions only relating to today's topic. Other questions will be ignored. Our today's topic is mismanagement in housing societies, how to reduce, प्रोसीजर्स, मिसमैनेजमेंट कैसे होता है, उसको कम कैसे करना है वगैरह, और उस पे पॉसिबल लीगल एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं. सोसाइटी में टिपिकली जब नई सोसाइटी बनती है तो एक प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी का गठित करा जाता है. डेवलपर या बिल्डर इनवाइट करता है और पीएमसी प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी को अपॉइंट किया जाता है. वो प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी को जो पावर है, it is the same power which a regular managing committee has. It can conduct all expenditures, membership transfers, etc. और उनका जो कार्यकाल है, टेन्योर है, पीरियड है, वो मैक्सिमम 1 ईयर का होता है. उस 1 ईयर के पीरियड में उनको अंदर ही अंदर, उस 1 ईयर के पीरियड के अंदर ही अंदर मैनेजिंग कमेटी के इलेक्शन के लिए कागज पत्री बनाना है और आपके रजिस्ट्रार को सबमिट कर देना है ताकि वो रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट कर सके. और आज के दिन पे अगर आपकी सोसाइटी 250 मेंबर के नीचे की सोसाइटी है तो आप आपस में ही रिटर्निंग ऑफिसर ट्रेंड जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हो, या यू कैन अपॉइंट इट फ्रॉम द पैनल ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर्स. मुंबई के, पूना के, थाना के सबके पैनल्स बने हुए हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स के. पीएमसी का काम है सारे सोसाइटी के रिकॉर्ड्स वगैरह स्ट्रीमलाइन करना, अकाउंट बुक्स बनाना, इंडिविजुअल की फाइल्स बनाना वगैरह, मॉर्गेज रजिस्टर चेकआउट करना, कंप्लायंसेस करना, वैसे हर महीने मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग अटेंड करना. इवन पीएमसी में आप कोऑप्शन भी कर सकते हो. मानो आपके पीएमसी 11 मेंबर की है, 2 मेंबर ने रिजाइन कर दिया तो आप उसमें कॉप्ट कर सकते हो. पीएमसी का काम कार्यकाल के दौरान अगर एजीएम, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग या स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग करना होता है तो वो भी उनको फुल अधिकार है इस चीज का करने, उसमें कोई बंदिश नहीं है. ओवरऑल जो रेगुलर मैनेजिंग कमेटी, इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी कर सकती है वो प्रोविंशियल मैनेजिंग कमेटी भी कर सकती है. यहाँ पे कई मिसमैनेजमेंट हो जाता है. कई बार प्रोविंशियल मैनेजिंग कमेटी जिसका कार्यकाल 1 साल का है वो इलेक्शन नहीं लेती है, शौक आ जाता है कुर्सी पे बैठने का, आगे नहीं बढ़ते हैं, तो इलेक्शन डिलेज हो जाता है. इस कारण से सोसाइटी का नुकसान होता है, क्योंकि अब ऐसी सूरत में रजिस्ट्रार कानून से बाउंड है, बाध्य है कि आपकी सोसाइटी में
एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करके बाकी का कार्यक्रम एडमिनिस्ट्रेटर करे, विच इंक्लूड्स इलेक्शन एज सुन एज पॉसिबल। कई बार पीएमसी ये देखती है कि अब तो प्रोविंशियल मैनेजिंग कमेटी है, थोड़े दिनों के लिए मेहमान है यहाँ पे, तो अपने को क्या करना है, अकाउंट्स वगैरह करना है, ये उनकी जवाबदारी है और मैंडेटरी ड्यूटी भी है। मेंबरशिप ट्रांसफर कभी है, सेम टू सेम होता है, एजीएम नहीं कंडक्ट करते हैं, ऑडिट नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मिस मैनेजमेंट प्रोविंशियल मैनेजिंग कमेटी का हुआ। अब आते हैं इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी की तरफ से। हर सोसाइटी के अलग अलग फंडा है, जितनी बड़ी सोसाइटी होती है उतनी बड़ी मैनेजिंग कमेटी का गठित होता है। लेकिन किसी भी सोसाइटी में, किसी भी मैनेजिंग कमेटी में 5 सीट जो है वो रिजर्व होती है, भले वो सबसे छोटी सोसाइटी क्यों ना हो या बड़े से बड़ी सोसाइटी क्यों ना हो। अब 5 सीट का जो रिजर्वेशन है वो है 2 फीमेल यानी वुमन सीट, एक ओबीसी के लिए, एक एसटी के लिए और एक विमुक्त जाति वगैरह के लिए। विमुक्त जाति और शेड्यूल ट्राइब एक ही हो गए, ओबीसी हो गया। तो इस तरह 5 सीट गठित होती है। अगर 5 सीट में से कोई अप्लाई नहीं करता है, मुश्किल है, तो वो सीट हमेशा के लिए खाली पड़ी रहेगी, या जब तक वो सीट कोई फ्लैट लेने नहीं आ जाता या डिक्लेयर नहीं कर देता कि मैं ओबीसी का हूँ, इलेक्शन में नहीं खड़ा हुआ था क्योंकि वैकेंसी है, मुझे कोऑप्ट करो, ये मेरा एप्लीकेशन है। तो वो प्रोसीजर से आप को ऑप्शन भी कर सकते हैं। रेगुलर मैनेजिंग कमेटी का एक काम ये है कि आपकी 11 मेंबर की मैनेजिंग कमेटी है, उदाहरण के तौर पे 3 रिजर्व सीट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वगैरह नहीं भरती किसी कारण से, और आपके पास 9 मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स बचे हुए हैं, 8 बचे हुए हैं, 3 निकाल दिए, 8 बचे। अब 8 में से अगर कोई रिजाइन कर देता है या मीटिंग्स नहीं अटेंड करता है वगैरह, या वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है किसी कारणवश, या फ्लैट बेच के चला जाता है, मर मुरा जाता है, कुछ भी होता है, अगर जैसे ही मैनेजिंग कमेटी की सीट वेकेंट हुई, मिस मैनेजमेंट को रोकने के लिए मैनेजिंग कमेटी का ड्यूटी है कि इमीडिएटली कॉप्शन का प्रोसीडिंग करे। कॉप्शन का मतलब है सर्कुलर घुमाए आप सोसाइटी में, मैनेजिंग कमेटी की सीट वेकेंट हुई है, किसी को ज्वाइन करना है तो अर्जी दे दो, मैनेजिंग कमेटी अपने मीटिंग में कंसिडर करेगा, और अगर ज्यादा अर्जी आई तो मैनेजिंग कमेटी के खुद के फैसला जो फाइनल है, उसमें जनरल बॉडी का फैसला की आवश्यकता नहीं है, और उस फैसले के अंतर्गत आप मैनेजिंग कमेटी में आप कोऑप्ट कर सकते हो। तो ये एक मिस मैनेजमेंट का रोकने का तरीका है। दूसरा, रेगुलर मैनेजिंग कमेटी हो या प्रोविंशियल मैनेजिंग कमेटी हो, अकाउंट्स ठीक से रखा नहीं जाता है, सुस्ती में टाइम पास होता रहता है, कई बार ऑडिट टाइम पे नहीं होता है, ये उम्मीद रहती है कि अरे सरकार टाइम बढ़ा देगी एजीएम करने का, ऑडिट करने का, अकाउंट्स का टाइम बढ़ा देगी। लेकिन टिपिकली छोटी सोसाइटी हो या बड़ी सोसाइटी हो, टिपिकली हर जगह चीजें कंप्यूटराइज्ड होती है, तो ये सारा का सारा काम आप 15 दिनों से 1 महीने के अंदर करके आप एजीएम वगैरह जो भी है वो आप ले सकते हो। जितना जल्दी आप एजीएम लोगे, उतने आपके सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी और जनरल बॉडी के बीच में अच्छा रैपो बनेगा, अच्छा रिश्ता बनेगा। मेरा तो सुझाव ऐसा है कि हर सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी को ये कोशिश करनी चाहिए कि हर 2-2, 3-3 महीने में कुछ ना कुछ बहाने से स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाए, ताकि लोगों के साथ में उनका संपर्क ज्यादा बना रहे, और छोटी मोटी जो भी चीजें हैं वो सुने और समझें। क्योंकि मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में तो आप बुला नहीं सकते हो, लेकिन एसजीएम में आप लोगों को बुला सकते हो, उनके डिफिकल्टीज या तकलीफें या सोसाइटी को बेहतर बनाने का तरीका आप कर सकते हो। दूसरा मिस मैनेजमेंट है मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स ऑफ सोसाइटी। आय रजिस्टर, जे रजिस्टर, सिंकिंग फंड का है, रिपेयर फंड का है, मॉर्गेज का है। 99% सोसाइटी में ये सारे रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स अपडेटेड नहीं होते। तो इसका ये वाला भी एक मिसमैनेजमेंट है, इसमें प्रोसिक्यूशन भी है, और
रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करने का भी काम मैनेजिंग कमेटी कई बार करती है, कई मैनेजिंग कमेटी करती है। दूसरा मैनेजिंग कमेटी का काम है नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस लगाने का। कई बार वो नहीं लगाती है, फेवरेटिज्म होता है, पता नहीं चलता है कौन आया गया। मेंटेन करने के लिए कई तरीके होते हैं, हम लोग आगे चल के समझ पढ़ते हैं उस चीज को। फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इश्यू करने का क्राइटेरिया होता है, वो मैनेजिंग कमेटी को टाइम पे दे देना है। एक्ट के अनुसार आपको आते वाले मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में वो लेना है और अप्रूव करके उसको एनओसी दे देना है। हो सके तो एनओसी आया तो में किसी की इमरजेंसी भी हो सकती है, तो वहां पर भी आपको ध्यान रख के वो सब एनओसीज एनओसी में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स। रेगुलर मैनेजिंग कमेटी का ये भी काम है कि जो टिपिकली सोसाइटी की काफी सर्विसेज हैं, जैसे लिफ्ट है, गार्डन है, स्वीपर का है, पार्किंग है वगैरह, उन सब चीजों में भी ध्यान रखा जाए। लेकिन ये सारे मुद्दे एक बड़े मिसमैनेजमेंट का कारण बनते हैं। क्यों कारण बनते हैं? क्योंकि प्रमुख कारण क्या होता है कि इलेक्शन लड़ा जाता है, भले मैं क्वालिफाइड हूं या नहीं क्वालिफाइड हूं, जानकार हूं, पढ़ा लिखा हूं या नहीं, लेकिन मुझे इलेक्शन लड़ना है। क्योंकि कानून में इस समय इसकी कोई बंदिश नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो गए तो ही आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, कोई भी लड़ सकता है। जिसको सबसे ज्यादा वोट आए वो कमेटी में मैनेजिंग कमेटी मेंबर बन जाता है, चेयरमैन सेक्रेटरी जो भी बन जाता है। लेकिन टिपिकली देखा जाए तो 90% मैनेजिंग कमेटी को कानून व्यवस्था, सोसाइटी की कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं होती है कि अकाउंट्स ऑडिट कैसे करना है, सोसाइटी के रिकॉर्ड्स रजिस्टर्स कैसे करना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किन किन सूरतों में देना है, नहीं देना है, और बाकी सर्विसेज कैसे करने हैं। मैनेजिंग कमेटी का काम है मेंबरशिप ट्रांसफर्स करने का। ट्रांसफर हो सकता है सेल से, हो सकता है सेल डीड के माध्यम से, हो सकता है कोई रिलीज डीड के माध्यम से, हो सकता है कोई गिफ्ट डीड के माध्यम से, हो सकता है मेंबर मर मुरा गया तो उसके नॉमिनी के नाम पे किस तरह ढंग से ट्रांसफर करना है, इसकी जानकारी नहीं है लोगों को, तो अपने लोगों को पूछ सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं लोगों से। इंटरनेट पे भी काफी कुछ इंफॉर्मेशन आजकल मिले जा रही है। तो यहाँ पर भी एक मिसमैनेजमेंट होता है। मिसमैनेजमेंट मीन्स आपने 1 जनवरी को आपका मेंबरशिप एप्लीकेशन सोसाइटी को दे दिया, अगर उसको डिस्प्यूट करना था या मेंबरशिप नहीं देना तो उसको रिजेक्शन लेटर देना जरूरी है। नहीं तो 90 दिन 91 दिन वो जो नया मेंबर है वो डीम्ड मेंबर हो जाता है, और डीम्ड मेंबर का मतलब है ही बिकम्स अ रेगुलर मेंबर। अब उसको एक खाली फॉर्मेलिटी बची रहती है डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास से ऑर्डर लाने की, और 99% केसेस में ये ऑर्डर डेप्यूटी रजिस्ट्रार उसको दे देता है अगर 90 दिन पूरा हो जाता है तो। एक बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट सोसाइटी में होता है वो है रिकवरी प्रोसीडिंग्स को लेके। जो डिफॉल्टर है उसके ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग होती नहीं है, सालों साल नहीं होती है, 5 साल 10 साल तक भी नहीं होती है। क्या सोच के नहीं होती है? अरे खर्चा हो जाएगा प्रोसीडिंग करने के लिए, अरे अपने को 21% ब्याज मिल रहा है, अपने को क्या करना है, पड़ा रहने दो। और वो डिस्प्यूट हद से ज्यादा बढ़ते रहता है। ये दूसरा एक मिसमैनेजमेंट है। रिकवरी प्रोसीडिंग अगर फेल हो जाती है किसी कारणवश और वो प्रूव कर देता है कि ये फॉल्स है या टाइम बार्ड हो गया है या मेरा इसमें ये नुकसान किया है सोसाइटी ने, तो रिकवरी प्रोसीडिंग अगर फेल होती है और रिकवरी प्रोसीडिंग मानो 1000 रुपए का वसूली होता है और फेल हो गई तो वो 1000 रुपए का जो पैसा है वो मैनेजिंग कमेटी को उस समय अपने जेब से देना है। वो मैनेजिंग कमेटी जो उस समय के कार्यकाल में ऑफिस में मौजूद था। रेगुलर मैनेजिंग कमेटी का काम ये भी है कि देखते रहना है कि कहाँ क्या टूट फूट रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ रिपेयर करने की जरूरत पड़ रही तो वो सोचते हैं कि वे अगले साल करेंगे। अब अगले साल करने का मतलब ये होता है कि वो रिपेयर्स बड़ा बन जाता है, 100 रुपए का काम फिर 1000 रुपए का पहुंचता है। बिल्डिंग की हालत खराब होती है, जैसे लोहे की सलिया है, अंदर रॉड्स है वगैरह, पानी के पाइपलाइंस है, बिजली वायर वगैरह है, ये सब चीजों में डिफिकल्टीज आनी शुरू होती है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप टाइम पे काम करोगे तो आगे जाके सोसाइटी का बड़ा खर्चा नहीं होगा, सोसाइटी मेंबरों का बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो ये एक प्रकार का दूसरा मिसमैनेजमेंट हुआ। दूसरा, अगर आपकी बिल्डिंग बड़ी
उम्र की हो गई है, 30 साल प्लस की हो गई है, तो बीएमसी कानून के हिसाब से आपको स्ट्रक्चरल ऑडिट करना 100% कंपलसरी है और उसके बाद में हर 10 साल में करना कंपलसरी है। स्ट्रक्चरल ऑडिट आता है, जो भी रिपेयर्स है अरेंज करिए और उसको रिपेयर करना भी जरूरी है। बिल्डिंग टिपिकली मुंबई में जो है लगभग 80 साल की लाइफ प्रोजेक्ट किया हुआ है नेशनल हाउसिंग बोर्ड ने। तो आपकी बिल्डिंग को आप अगर ये सोचोगे कि 50-60 साल हो गए, चलो रीडेवलपमेंट कर देते हैं, वो हो सकता है, लेकिन पुराने मेंबरों का, पुराने लोगों का, बुजुर्ग लोगों का उसमें अटैचमेंट्स होता है, डिफिकल्टीज होती है, वो देखना भी जरूरी है। दूसरा एक और बड़ा मिसमैनेजमेंट का फंडा होता है कि मेंबरों का इंक्रोचमेंट का। मैनेजिंग कमेटी जिसमें चीफली शामिल होते हैं, सोसाइटी के परिसर में, कंपाउंड में कई टाइप ऑफ इंक्रोचमेंट्स कर देते हैं, छोटा मोटा रूम बना देते हैं, मंदिर बना देते हैं एंड क्लब हाउस बना देते हैं या वगैरह। वो सब का एक प्रोविजन करना जरूरी है। अगर मेंबरों ने इंक्रोचमेंट किया है तो मैनेजिंग कमेटी को म्युनिसिपल अथॉरिटीज को तुरंत खबर करना है, फायर डिपार्टमेंट को खबर करना है और पुलिस डिपार्टमेंट को एक ही चिट्ठी में तीनों को एड्रेस करके खबर करना जरूरी है। बिल्डिंग की लाइफ इससे बढ़ती है और जो मेंबर अनजाने में या रुबाब में डरा धमका के भी एनक्रोचमेंट करता है तो उस चीज को भी आप रोक सकते हो। मिसमैनेजमेंट को रोकने का एक बहुत बढ़िया तरीका ये है कि मैनेजिंग कमेटी साधारण मेंबरों के बीच में से मैनेजिंग कमेटी एडवाइजर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। जनरल बॉडी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैनेजिंग कमेटी खुद ही मैनेजिंग कमेटी जो है वो सोसाइटी की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और उसके पास सोल एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्निंग अधिकार है। जनरल बॉडी को मैनेजिंग कमेटी के कार्य कैसे करना है इसको बोलने का अधिकार नहीं होता। जनरल बॉडी को सिर्फ और सिर्फ जो अधिकार है वो एजीएम या एसजीएम के दौरान ही है, उसके अलावा और कोई अधिकार नहीं है कि आप ये स्वीपर को रखो या ये सिक्योरिटी को रखो, ये गार्डन को ऐसा करो वगैरह वगैरह। वो सब डायरेक्ट करने का अधिकार नहीं है। जैसे अपन देश के लोगों को इलेक्ट करते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, तो आप उनको ये नहीं बोल सकते हो कि आप ये करो वो करो। आपने उनको अधिकार दिया हुआ है देश चलाने का। इसी तरह सोसाइटी के मेंबरों ने अधिकार दिया है आपको, मैनेजिंग कमेटी को चुना है सोसाइटी चलाने के लिए। तो एक बहुत अच्छा सुझाव ऐसा होता है और मैनेजिंग कमेटी करती है तो एक एप्लीकेशन नोटिस घुमा सकती है, एप्लीकेशन नहीं नोटिस घुमा सकती है, सोसाइटी में पब्लिश कर सकती है कि वी इनवाइट एडवाइजर्स टू द मैनेजिंग कमेटी, एनीबडी हु इज विलिंग टू वर्क may please contact the managing committee with an application। ये जो मैनेजिंग कमेटी एडवाइजर होंगे, they will be responsible for all non-administrative work। It will be just like an advisor, it will be like an assistant, it will be like a coordinator, it will be just like helping the managing committee। सेक्रेटरी नहीं है। आपके पास में कोई आया है और बोलता है कि सेक्रेटरी नहीं है लेकिन मुझे एनओसी अर्जेंट चाहिए, तो जो आपका एडवाइजर है वो चेकआउट कर सकता है और वो एनओसी के लिए चेयरमैन के पास में जाके सही लाके उसका काम दे सकता है। लोड कम हो जाता है, लोगों के बीच में रिश्ते अच्छे होने लगते हैं। आज के दिन में आप ये देखिए, कई सोसाइटी में, मतलब लगभग 50% सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी का कोरम ही नहीं पहुंचता है। लोग आना ही नहीं चाहते काम करने के लिए। वो क्यों नहीं आना चाहते, उसका एक प्रमुख कारण ये है कि पिछले मैनेजिंग कमेटी ने 90% काम सोसाइटी का आधा अधूरा छोड़ रखा है। रिकॉर्ड्स रजिस्टर नहीं है, ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहे हैं, कोर्ट में तक भी डिस्प्यूट जाके चल रहे हैं। तो जो नया आदमी आता है वो बोलता है कि मेरे को जो कुर्सी मिलेगी वो डिस्प्यूट वाली कुर्सी मिलने वाली है, मैं उसको कहाँ तक संभालूंगा। फिर दूसरा ऐसा होता है कि कई सोसाइटियों में फितरत है, आदत है जनरल बॉडी मेंबर्स की कि मैनेजिंग कमेटी को डायरेक्ट करते रहने का, आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। जबरदस्ती का मौज मस्ती करना है या खुजली निकालना है
या इंटरफियर करते जाना है। अब जब ये आप जनरल बॉडी के जनरल मेंबर्स के बीच में से आप मैनेजिंग कमेटी एडवाइजर्स को गठित करते हो, भले एक लोगों को ले लो या 5 लोगों को ले लो, आपकी मर्जी है। कानून में उसका कोई कानून में उसकी कोई बंदिश नहीं है। रजिस्ट्रार से उसकी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जनरल बॉडी से उसकी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये जो एडवाइजर होंगे दे विल बी जस्ट सिंपली एन हेल्पिंग हैंड, नथिंग एल्स, सिर्फ और सिर्फ हेल्प करने के लिए। ये जो एडवाइजर्स हैं ये अल्टीमेटली आगे जाके जब काम सीखने लगते हैं, जब देखने लगते हैं कि काम आसान हो सकता है हमारे सबके मिलने से, तो वो लोग भी फ्यूचर में जब इलेक्शन होता है आगे चल के लाइफ में, तब यही लोग आपके मैनेजिंग कमेटी में काम करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए आ सकते हैं। जहां पे लोग इलेक्शन लड़ने से कतराते थे या मैनेजिंग कमेटी के में मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन या काम करने से अपने आप को रोकते थे कि नहीं नहीं, झंझट का काम है, हमें नहीं करना है वगैरह, तो जब इस तरह के पोजीशन में आते हैं और सीखते रहते हैं, तो आपका एक बेस बनता है कि चलो भाई मैनेजिंग कमेटी का एक और बेस बन गया। अगर हम ये सोचे कि नहीं हमारा ही ग्रुप आते रहना चाहिए हर साल 1.5 साल, तो उस सोसाइटी में शांति कभी नहीं हो सकती। लीगल डिस्प्यूट्स 100% होंगे ही होंगे। उस सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर भी अपॉइंट होगा ही होगा। अकाउंट्स में मिस्टेक होगा, मिस्चीफ होगा, मिस्टेक तो नहीं बोल सकते, मिस्चीफ होगा। ऑडिट में भी मिस्चीफ होगा। कई प्रकार के मिस्चीफ होते ही जाएंगे। लेकिन अगर आपने जनरल बॉडी के मेंबरों के बीच में से एडवाइजर्स नियुक्त कर दिए फ्री में, पैसा कोई देने की जरूरत नहीं है, दे विल बी ऑल्सो ऑनरेडी ओनली। उनका काम रहेगा कि भाई सोसाइटी में आके देखो रजिस्टर्ड मैनेजर के नेतृत्व में या सेक्रेटरी के नेतृत्व में कि रजिस्टर्स पूरा भरा है या नहीं भरा है। नहीं भरा है तो कमेटी के एक नोट दे दो कि भाई ये फ्लैट नंबर 101 का डिटेल ठीक से नहीं भरा हुआ है, आप उसको चेक कर लो करके। पानी का पंप का प्रेशर इतना है, या पानी का पंप खराब हो गया, या ये सिक्योरिटी आया नहीं है, या ये गार्डन नहीं है। अपना ब्रीफली छोटा मोटा कमेंट आप अपने इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी को दो। उनके अपने खुद के मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में वो डिसाइड करेंगे ये सारी चीजें कि हमारे एडवाइजर्स ने ये बोला है, हम ये कर सकते हैं। मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में आपके एडवाइजर्स को आप एज ए स्पेशल इनवाइटी इनवाइट कर सकते हो ऑन रिकॉर्ड, और उनका व्यू आप मैनेजिंग कमेटी के मिनट्स में नोट कर सकते हो। आई विल रिपीट, मैनेजिंग कमेटी के जो एडवाइजर्स होंगे मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में आप उनको स्पेशल इनवाइटी करके आप इनवाइट कर सकते हैं। जैसे मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में हम पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाते हैं डिस्कस करने के लिए कि भाई करना है 100 फ्लैट है, कितना लोग है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब के बारे में। आप सिक्योरिटी एजेंसीज को जब बुलाते हो तो मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में बुला सकते हो उसको डिस्कस करने के लिए बाकी सारे मैनेजिंग कमेटी के बीच में। किसी स्टाफ को रख रहे हो, मैनेजर को रख रहे हो, तो एमसी मीटिंग में बुला सकते हो, चर्चा कर सकते हो, नोट कर सकते हो। सिमिलरली ये एडवाइजर्स को भी आपको बुला के मैनेजिंग कमेटी में एज ए स्पेशल इनवाइटी नोटिस एजेंडा में लिख दो कि हमारे 3 एडवाइजर हैं, अनिल, सुनील, रमेश, दे आर द मैनेजिंग कमेटी एडवाइजर्स, दे हैव बीन इनवाइटेड एज ए स्पेशल इनवाइटी टू अटेंड फॉर नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। इस तरह आपके ऐसे लोग मैनेजिंग कमेटी में काम करने के लिए आगे आने लगेंगे। टिपिकली मैनेजिंग कमेटी जो गैर व्यवहार करती है या दुर्व्यवहार करती है या अपना कामकाज ठीक से नहीं करती है या धमकीबाजी का काम करती है या एनओसी टाइम पे नहीं दिया हुआ है या अकाउंट्स में फ्रॉड किया हुआ है या बिल्डिंग में इंक्रोचमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, ऐसे कई चीजें हैं। इन सारी चीजों को लाइबिलिटी जो है वो मैनेजिंग कमेटी की होती है। और मैनेजिंग कमेटी को इंडियन पेनल कोड, म्युनिसिपल एक्ट दैट इज बॉम्बे में बीएमसी, एमआरटीपी महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट, फायर एक्ट, एमसीएस एक्ट, जीएसटी, इनकम टैक्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सबसे बड़ा एक
डिफिकल्टी है मैनेजिंग कमेटी के लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये सारे कानून के और भी कई कानून है, ट्री एक्ट भी है। ये सारे कानून के अंतर्गत मैनेजिंग कमेटी को गुनहगार साबित करके उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। कई सोसाइटियों में ऐसा हो भी रहा है ऑलरेडी कि प्रोसिक्यूशन चल रहा है। एक मिसमैनेजमेंट यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर बीएमसी कोर्ट में मैनेजिंग कमेटी के विरुद्ध में केस चल रहा है या लोकल मजिस्ट्रेट कोर्ट में मैनेजिंग कमेटी के विरुद्ध, मैनेजिंग कमेटी सोसाइटी के फंड लेके अपना खुद का लीगल एक्सपेंसेस उसमें से निकालते रहते हैं, जो कि गैर कानूनी है। और ये सब लीगल एक्सपेंसेस जो खुद के नाम के केसेस होते हैं वो मैनेजिंग कमेटी को अपने जेब से देना होता है और सोसाइटी के फंड से आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अगर कोई मेंबर चला जाता है कि मेरा इसने मेंबरशिप जानबूझ के रोक रखा है या मुझसे जोर जबरदस्ती करके ज्यादा प्रीमियम लगा ले रहे हैं या गैर कानूनी ढंग से 10% नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस जो सरकार ने अलाउ किया उसके अलावा ज्यादा ले रहे हैं, या मेरे घर पे लीकेज हो रहा है ऊपर वाले फ्लैट से या टेरेस से और इनको नोटिस देने के बावजूद भी कामकाज नहीं हो रहा है, या पार्किंग की डिस्प्यूट है कि बायलॉस के हिसाब से पार्किंग का अलॉटमेंट नहीं हो रहा है, पार्किंग शॉर्ट है सोसाइटी में, तो बायलॉस के हिसाब से पार्किंग का अलॉटमेंट नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें और कई चीजें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जा सकता है, मतलब कंज्यूमर कोर्ट में, कंज्यूमर कमीशन में। एमसीएज एक्ट महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर में आप रजिस्ट्रार के पास जा सकते हो, आप उसके सीनियर के पास जा सकते हो, आप मंत्रालय जा सकते हो, आप कोऑपरेटिव कोर्ट जा सकते हो और आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। ये सारे मिसमैनेजमेंट का एक तौर तरीका है। ये मिसमैनेजमेंट को कंट्रोल करना का एक सबसे बेस्ट आइडिया है, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, कि मैनेजिंग कमेटी को बोलो कि 4 मेंबर, 5 मेंबर, 8 मेंबर, 10 मेंबर जो भी है, बड़ी सोसाइटी में ज्यादा लोग ले लो, उनका काम रहेगा कि एडवाइजर से अपॉइंट करो, वॉलेंटरली काम करो। देखो, एक मेंबर अपनी बिल्डिंग में ऊपर नीचे जाने के टाइम पे देखता है कि भाई इसने शू रैक रख दिया हुआ है, उस एडवाइजर का काम होगा न्यूट्रल आदमी बन के, मैं मैनेजिंग कमेटी मेंबर नहीं हूँ, मैं एडवाइजर हूँ, आपको एक रिक्वेस्ट करते हैं कि ये शू रैक हटा दो, ये साइकिल हटा दो, ये एमआरटीपी और फायर एक्ट में गुनाह है, आपकी जब्त हो जाएगी प्रॉपर्टी, आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन हो जाएगा। वो फिर भी नहीं सुनता है, और सेकेंड स्टेप होएगा कि अपने बॉस यानी मैनेजिंग कमेटी को खबर कर दो कि भाई ये फ्लैट के अगेंस्ट में ये सब हुआ है, और मिस मैनेजमेंट को रोकने के लिए मैनेजिंग कमेटी को, म्युनिसिपल अथॉरिटी को, फायर अथॉरिटी को, पुलिस अथॉरिटी को ये इन्फॉर्म करना है कि फला फला फ्लैट्स में ये सारी मिस्टेक्स और ये सारे न्यूसेंसेस हो रहे हैं जो सोसाइटी के हित में नहीं है, विरुद्ध जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें एडवाइजर्स आपको डिटेल कर सकते हैं। मेरा वेरी स्ट्रॉन्ग सुझाव है कि आप अपने अपने सोसाइटी में 1/5 मेंबर का एक नोट बनाओ, रिक्विजिशन बनाओ, एप्लीकेशन बनाओ, टेल द मैनेजिंग कमिटी कि ये चार लोगों को आप एडवाइजर चुनो, ये हमने नॉमिनेट किया हुआ इसके लिए। ये आप सेक्शन 72 के अंडर, रेलवे सेक्शन 76 के अंडर में आप ये अचीव कर सकते हो। थोड़ा सा प्रोसेस है लेकिन हो सकता है। आप उसमें सेक्शन 76, सेक्शन 72 और बायलॉ 97 के आसपास आप रीड कर लीजिए कि 1/5 मेंबर का रिक्विजिशन एप्लीकेशन स्पेसिफिक एजेंडा के साथ में डाल के आप कैसे कर सकते हो। ये 100% अचीवेबल है। जैसे शुरू में मैंने बताया कि प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी, तो प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी का मेन काम होता है टेक ओवर और हैंड ओवर करना बिल्डर से क्या क्या लेना है देना है, वो सारी चीजें उसको ध्यान में रखनी है। अगर उस समय समझ में नहीं आ रहा है तो किसी जानकार आदमी को बीच में लो, कोई लोकल लीगल एडवाइजर का के हेल्प लो, या कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के लोगों को हेल्प लो, या तो आप रजिस्ट्रार को अर्जी डाल सकते हो कि ये प्रॉब्लम हो रही है, आप एथोराइज्ड ऑफिसर डिप्यूट करो ये काम के लिए। तो एथोराइज्ड ऑफिसर का काम रहेगा ये
हैंडओवर टेक ओवर करना और उसकी रिपोर्ट रजिस्ट्रार को देना और आपको भी देना। अब जब अथॉराइज्ड ऑफिसर आपको ये रिपोर्ट बना के देता है तो आपके पिछले मैनेजिंग कमिटी या जो बिल्डर है जिसने हैंडओवर किया वो वहां पे उसको रोका जा सकता है, उसके ऊपर प्रॉपर प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है। प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी के पास में रीडेवलपमेंट का या कन्वेंस का ये सब करने का अधिकार नहीं होता है। तो ये अधिकार है सिर्फ इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी का। अगर मैनेजिंग कमेटी इलेक्टेड नहीं है, ऐसी आ गई है, तो रीडेवलपमेंट, कन्वेंस, बड़ा खर्चा करना, मेजर खर्चा करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बायलॉ नंबर ओके अगर आप बायलॉ नंबर देखेंगे तो उसमें मैनेजिंग कमेटी के सेक्रेटरी को क्या क्या पावर दिया हुआ है वो लिया हुआ है। एजीएम की तैयारी करने का काम सोसाइटी के सेक्रेटरी का है, along with other मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स। मैनेजिंग कमेटी के अधिकार में ये रहता है कि मेजर सिविल रिपेयर्स का प्रोसीजर शुरू करना है। प्रोसीजर, एक्चुअल काम नहीं, एक्चुअल काम जनरल बॉडी के परमिशन से ही शुरू होगा आफ्टर डूइंग प्रॉपर प्रोसीजर्स बाय एकोमुलेटिंग फंड्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को अपॉइंट करना है या आर्किटेक्ट को अपॉइंट करना है, कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करना है, वगैरह वगैरह। सोलर सिस्टम का प्रपोजल्स, मोबाइल टावर का प्रपोजल्स, अदर लिमिटेड पर्पस के प्रपोजल्स मैनेजिंग कमेटी अपने मेंबरों को दे सकती है। ये सारा मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में पहले रिकॉर्ड होगा, फिर ही जाएगा। कई लोगों का ऐसा सोचना है कि मैनेजिंग कमेटी को सिर्फ 1 लाख रुपए खर्चा करने का अधिकार है। आई थिंक कोई बायोट नंबर में लिखा भी है शायद ये। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। 1 लाख रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर इमरजेंसी की जरूरत है, मानो आपका पंप खराब हो गया, पानी का पंप, और पानी का पंप का कीमत है 1.5 लाख रुपए, तो मैनेजिंग कमेटी वो 1.5 लाख रुपया खर्चा कर सकती है बाय डूइंग प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ लॉ। मतलब मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में लेना है प्रपोजल, बिल मंगाना है, जीएसटी पेड बिल्स मंगाना है, अकाउंट से ही सिर्फ और सिर्फ पैसा देना है। अगर टीडीएस काटने की नौबत आ रही है, जरूरत पड़ रही है, तो वो काटना है। तो ये सारे प्रोसीजर को फॉलो करना जरूरी है। मैनेजिंग कमेटी ने अगर किसी कारणवश बड़ा खर्चा कर दिया जो ये 1 लाख रुपए के अंदर नहीं आता है, लेकिन ये खर्चा जेन्यून है, गुड फेथ में, सेक्शन 71 अंतर्गत में मैनेजिंग कमेटी के ऊपर कोई भी कानूनी प्रतिक्रिया नहीं चल सकती है। पार्किंग के बारे में हम और से वेबिनार कर चुके हैं, लेकिन मैनेजिंग कमेटी का काम है या आपके जो एडवाइजर्स आएंगे, अगर एडवाइजर्स रखें तो सबसे बेस्ट। 50% से ज्यादा मैनेजिंग कमेटी का काम, प्रेशर, डिस्प्यूट्स वगैरह वगैरह, ये एडवाइजर्स इजीली निपटा सकते हैं। इजीली मीन्स रियली वेरी इजीली निपटा सकते हैं आप। इवन रिकवरी प्रोसीडिंग्स के लिए ये एडवाइजर जा सकते हैं न्यूट्रल आदमी बन के। मैनेजिंग कमेटी बन के जाएंगे तो थोड़ा सा रुबाब जमता है। मैनेजिंग कमेटी के ओहदे से जाएंगे, डेजिग्नेशन से जाओगे तो आप खुद भी रुबाब से बात करोगे सामने वाले से। लेकिन अगर एडवाइजर जाता है तो वो एक बड़े बुजुर्ग के हैसियत से भी जा सकता है, एज एक दोस्त भी जा सकता है। इसको हम लोग बॉम्बे में बोलते हैं कि पटाखे काम ले लिया करके। उसको समझा दिया, उसको बोला चल ठीक है, तेरा 1 लाख रुपए बाकी है, 5,000 भर दे आज के दिन पे, अगले महीने 7,000 भर देना। ऐसे करते करते उसको रिड्यूस कराना चाहिए। ये नहीं है कि रिकवरी प्रोसीडिंग्स फाइल कर दिया, सोसाइटी का खर्चा हो रहा है उसके अंदर, और वो मेंबर आपसे खार खा के बैठ गया। एक मिसमैनेजमेंट ऐसा होता है कि मैनेजिंग कमिटी बोलती है कि ठीक है आप पेमेंट कर दो, आपका इंटरेस्ट जो है वो हम माफ कर देते हैं। इंटरेस्ट माफ करने का अधिकार मैनेजिंग कमेटी को तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन प्रपोजल जनरल बॉडी मीटिंग में दे सकती है, और वहां पे ये इंटरेस्ट या जो भी कुछ माफ करवाना है जनरल बॉडी के मेजोरिटी रेजोल्यूशन से ये माफ हो सकता है। आई थिंक हम लोग आज का लेक्चर, बहुत और पॉइंट बाकी है लेकिन हम लोग उसे कंक्लूड करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और आंसर्स ले सके और फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं।
एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं सर, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चीज के लिए। फ्रेंड्स, हम लोग आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने के पहले एक छोटा सा पॉइंट ऐसा रहेगा कि जिस किसी को भी क्वेश्चन पूछना है वो सिर्फ और सिर्फ आज के ही टॉपिक में पूछे, और दूसरा कोई भी क्वेश्चन ना पूछे। और जिनको भी क्वेश्चंस पूछना है, आपके स्क्रीन पे वहां पे एक हैंड सिंबल है नीचे की तरफ, आप उसे क्लिक कर दीजिए और फिर बारी बारी से हम सबके पास में आएंगे। आपके प्रश्न आप चैट बॉक्स में नहीं डालिएगा। जो भी प्रश्न पूछ रहा है, आप हैंड सिंबल पे क्लिक करिए और फिर हम पूछते हैं। अ, प्रश्न पूछने के समय आपका ऑडियो व वीडियो आप ऑन कर दीजिएगा। सिर्फ एक ही प्रश्न पूछिएगा, वो भी शॉर्ट प्रश्न। सभी लोगों को कुछ ना कुछ पूछना है। एंड हमारे वेबिनार के साथ में हमारे रिस्पेक्टेड मोहम्मद अफजल साहब भी जुड़े हुए हैं। आई विल रिक्वेस्ट हिम ऑल्सो कि मेंबरों को आंसर करने के लिए अपना योगदान दें। पुरानिक साहब भी हैं हमारे, जो पिछले वेबिनार के टाइम पे उन्होंने लेक्चर दिया था, वो भी है, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। और किसी भी मेंबर को किसी और मेंबर का प्रश्न का उत्तर देना है तो प्लीज लेट मी नो। रीजनेबल होगा तो वी विल डेफिनेटली डू इट। So we will take up our first questions. First question. First question is by Mr. Sunil Puranik. Mr. Sunil Puranik. Okay. Next question is by गुजराती में लिखा है, आई थिंक इट इज मेहुल। यस सर। हाँ सर, पूछिए आपका प्रश्न। सर, रूल 61 का इंस्पेक्शन नहीं दिया ऑडिट करने के पहले, तो ये मिसमैनेजमेंट में जाना जाएगा क्योंकि कमिटी प्रिपेयर्ड थी, उनको पता था कि हमारी साइड से क्या ऑब्जेक्शन आने वाला है, तो उन्होंने हर तरह से ट्राई किया कि कैसे मैनिपुलेट किया जाए और उनका अकाउंट्स थरो करा, अपना जनरल बॉडी में अप्रूव करा लिया जाए। रूल 61 का इंस्पेक्शन नहीं दिया, बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग, एजीएम का वीडियो रिकॉर्डिंग एडिट किया और फिर अकाउंट्स ब्लाइंडली ऐसे ही बोल दिया कि ये अकाउंट अप्रूव किया, तो मेजोरिटी ने हाँ बोल दिया, ठीक है जाने दो, कोई डिटेल देखना नहीं था, किसी को टाइम नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, और वो अकाउंट का अप्रूवल ले लिया। और अभी ड्राफ्ट मिनट बहुत लेट दिया है, तो ये रूल 61 से शुरू हुआ, तो इंस्पेक्शन नहीं दिया हम लोग को सही से। तो इस तरह का मिसमैनेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए? रजिस्ट्रार के पास ऑलरेडी कंप्लेंट किया हुआ है लेकिन एक्शन नहीं हुआ। ओके। आपके पास रूल 61 है इस समय सामने? हाँ जी।
Can you read it, please? Yeah, sir. Sorry, एक minute. uh, ये रिसिप्ट डिसबर्समेंट ये सारा है. These statements of account shall be opened to inspection by any member during office hours at the office of the society, and copy thereof shall be submitted within 15 days from the date of preparation to the auditor appointed by the society for the audit of that society. Okay, मैंने एक स्क्रीन शेयर किया हुआ है. Can you see it? हाँ जी. कोऑपरेटिव और रूल्स जो सेक्शन रूल 61 था वो 2013 में एमसीएस एक्ट अमेंड हुआ. तो वो जो आप कह रहे हो कि उतने समय 45 डेज में दिखाना है वो खत्म हो गया है. सेक्शन 75 रेड विथ 81 अब 4 महीना कर दिया विद इन क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर. सर ये 45 डेज वाला नहीं है. 45 डेज तो कंप्लीशन ऑफ अकाउंट का है. ये क्या होता है रूल 61 में कि हम लोग ऑडिट के लिए देते हैं, उसके पहले मेंबर्स को अपना उसके ऊपर अभिप्राय देना होता है कि भाई अकाउंट्स आपके ओके है या फिर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप तुरंत ही रेज करेंगे ताकि ऑडिटर भी उसमें अपना कमेंट डाल पाए. उसके लिए ये रूल में ये प्रोविजन दिया गया है कि बिफोर गिविंग इट यू शैल ऑफर द इंस्पेक्शन टू द मेंबर्स ताकि मेंबर देखेगा और उसका क्वेश्चन करेगा. वेल वो सेक्शन 75 एक और 81 के आसपास में आपकी बातें वो नहीं बैठती है. और मैनेजिंग कमेटी इज नॉट लायबल टू प्रोवाइड यू दिस डॉक्यूमेंट्स फॉर इंस्पेक्शन. आप कॉपी ले सकते हो, इंस्पेक्शन के लिए लायबल नहीं है. आपको ऑडिट होने के बाद में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते ही हैं आपके अकाउंट्स में. और उस ऑडिटेड स्टेटमेंट के बारे में अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप जनरल बॉडी मीटिंग में उस चीज को प्रश्न ले सकते हो. अभी ये एक्ट अमेंड हो गया है तो रूल 61 एप्लीकेबल नहीं रह गया अभी. ओके. आप एक बार फिर पढ़ लीजिए और सेक्शन 75 जो अभी अमेंडमेंट आया है वो और सेक्शन 81 इसको पढ़ लीजिए. 2013 में काफी कुछ जो एक्ट अमेंड हुआ उसमें काफी कुछ चेंज हो गया हुआ है. ओके, वी विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन बाय मिस्टर सुनील पुराणिक. आर यू देयर? ठीक है. मिस्टर राकेश मल्होत्रा. हेलो सर. यस मिस्टर राकेश. हाँ सर, एक्चुअली मेरे सोसाइटी में एक फैमिली है, उसके डैडी तो पहले ही गुजर गए थे और माँ अभी गुजर गई है. एक्चुअली बड़े भाई को अभी छोटे भाई के नाम पे वो फ्लैट करना था, तो सोसाइटी ने उनको सजेशन दिया कि सक्सेशन सर्टिफिकेट बना दो. पर उन्होंने क्या किया, रिलीज डेट बना दिया क्योंकि वो इजीली बन गया फट करके और उसका खर्चा भी कम हुआ. तो उन्होंने सोसाइटी को रिलीज डेट दिखा दिया, पर सोसाइटी बोलते नहीं नहीं हम लोग को रिलीज डेट नहीं चाहिए, आप सक्सेशन सर्टिफिकेट बना दो तो ही हम शेयर सर्टिफिकेट में उनका नाम चढ़ाएंगे. तो जस्ट सजेस्ट क्या करना पड़ेगा इसके लिए. रिलीज डेट जो बनता है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत बनता है. जो मृतक है, जो डिसीज्ड है, एक्सपायर्ड जो हो गए, उनके सारे जो लीगल हायर्स जो बचे हुए लीगल हायर्स है, उनकी माता, उनकी पत्नी, उनके बच्चे या जो भी कोई लीगल हायर, क्लास 1 लीगल हायर जिसको कहते हैं, वो आपस में सहसम्मति से रिलीज डेट बना सकते हैं. कानून के हिसाब से वो फाइनल और इररेफ्यूटेबल है. अब जहां तक सक्सेशन सर्टिफिकेट की बात है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट लागू नहीं पड़ता है. इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए या तो आप लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आओ, या तो आप प्रोबेट लेकर आओ, या तो आपने जो रिलीज डीड किया वो एग्जीक्यूट करो, या तो आप सेटलमेंट डीड एग्जीक्यूट करो, फैमिली सेटलमेंट डीड. सारे के सारे रजिस्टर्ड होने चाहिए. जो भी डीड एग्जीक्यूट करोगे वो रजिस्टर होना चाहिए. तो हेंस कंक्लूजन ये है कि आपकी सोसाइटी गलत है. सक्सेशन सर्टिफिकेट इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हो ही नहीं सकता, कानून में प्रोविजन नहीं है. और जो रिलीज डीड किया है वो फाइनल है और सोसाइटी को एक्सेप्ट करना जरूरी है. ओके, थैंक थैंक यू यू मिस्टर राकेश. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. मिस्टर पंकज शाह.
Mr. Pankaj Shah. Hello, sir. Good evening, everyone. I wanted to inquire this for a particular society, managing committee can appoint a redevelopment committee, though it is not mandatory. And is there any criteria for it, or can anyone oppose as such? And whether any managing committee members can also be part of this redevelopment committee. ओके अगर आप रीडेवलपमेंट कमेटी के लिए सिर्फ एडवाइजर्स चुनना चाहते हो, आई एम नॉट सेइंग अबाउट ए कमेटी, तो आप मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में ही वो चीज अपॉइंट कर सकते हो एज एन एडवाइजर विदाउट एनी अथॉरिटी। लेकिन अगर आप कमेटी का गठित करना चाहते हो तो उसको जनरल बॉडी की मीटिंग एजीएम में हो या एसजीएम में हो, प्रॉपर नोटिस एजेंडा होना चाहिए और उस कमेटी का फंक्शन डिफाइन करना जरूरी है। उस रीडेवलपमेंट कमेटी में आप जनरल बॉडी के मेंबर्स को भी ले सकते हो, आप मैनेजिंग कमेटी के कुछ मेंबर उसमें इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हो, उसका कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि डिसीजन अल्टीमेटली जनरल बॉडी का होगा टू अपॉइंट दैट रीडेवलपमेंट कमेटी, बट ओनली एंड ओनली इन ए जनरल बॉडी मीटिंग, नॉट इन ए मैनेजिंग कमेटी मीटिंग। If it is not on the agenda, can it be taken up and passed, resolved? For If forming anything this which is committee? if anything which is not there in the agenda, the general body cannot discuss that. Okay, certain actions, certain things, very minor things can be discussed at the end of concluding of all the agenda, when the chairman says कि मेरे पास अधिकार है, मैं एक दो एजेंडा टाइम में मेरे पास मैं अलाउ करता हूँ, तो छोटा मोटा कोई लोग कुछ बोल सकते हैं उस चीज के बारे में। लेकिन जहां पे फाइनेंशियल कैपेबिलिटी की बात है या मेजर काम की बात है तो वो एजेंडा लाना कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? क्योंकि अगर कभी डिस्प्यूट हुआ, अगर डिस्प्यूट नहीं होता ही होता है, तो आपका वो रेजोल्यूशन नल एंड वॉइड अपने आप ही हो जाएगा, भले आपको उसके लिए कोऑपरेटिव कोर्ट ही क्यों ना जाना पड़े या कंज्यूमर कोर्ट क्यों ना जाना पड़े या सिविल कोर्ट क्यों ना जाना पड़े। और फिर भी अगर दादागिरी से ये सब रेजोल्यूशंस पास हुए हैं तो फनीली आप क्रिमिनल कोर्ट में भी जा सकते हो। But if it is everybody has approved, all the members agree to form this say subcommittee or whatever we call redevelopment, is it okay? Without I will it being- again say, without an agenda for such things, any resolution passed by 99.99% members will remain null and void. Okay, got it. Thank you. Thank you, एंड Mr. Sharma. और सर इसमें ये भी है कि अल्टीमेटली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को तो आपको अपॉइंट करना ही पड़ेगा, which who will channelize the entire show of the redevelopment. Yes, Mr. Afzal, correct. Okay, next question is by Mr. Dinkar Khaire. Yeah. Mr. Dinkar Khaire. Good evening, sir. Am I audible? Yes, please go ahead. Yeah. Sir, the beginning of the discussion, you discussed about advisor. Now, I wanted to have clarification that is it compulsory that advisor should be member of the society, or a non-member also can be appointed as an advisor? Now, I'll If say you are- non-member what. Go ahead, complete it, please. The non-member is like that. The person is staying in the society, but he is staying in there are few flats which are allotted to BMC, so he is an employee of BMC, so he is acquiring the staff quarter, he is not a member. Now our society have made him an advisor, so how far it is okay, is it okay, or but few people have taken objection for it, and Well, our it is- management committee want him as an advisor because he has some knowledge. ठीक है, okay, I'll answer you now. Okay. Yeah. Managing committee is the sole governing and administrative authority of the society, है ना? सेक्शन 227 में लिखा हुआ है, फिर बाद में 73(1)(a)(b) में लिखा हुआ है। Yeah. उनके अधिकार में है कि उनको एडवाइस करने के लिए वो किन किन लोगों को अपॉइंट करें। वो लीगल एडवाइजर को भी अपॉइंट कर सकते हैं, वो प्लम्बिंग काम के लिए प्लम्बर कंसल्ट रजिस्टर्ड प्लम्बर को भी अपॉइंट कर सकते हैं एज एडवाइजर।
पानी नहीं आ रहा है तो पानी के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं, वो किसी को भी एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन मैनेजिंग कमेटी के वो सिर्फ एडवाइजरी कैपेसिटी में रहेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू हैव एनी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल और गवर्निंग रोल or talking to people वगैरह. But when you talk of an advisory Okay. managing committee, then they have to be necessarily Yeah. from the society itself, so that they can coordinate with the members as मेरे भाई बंधु, as मेरे family extended, मेरे चाचा मामा भांजा वगैरह वगैरह, and all those things, so that people listen. What is the idea of appointing an advisory committee? Advisory managing committee advisor is only to coordinate between general body members so that mismanagement is dramatically reduced. और आते दिनों में आप एक नई मैनेजिंग कमेटी का लोगों को तैयार करो, उनको ट्रेनिंग मिल रही है। आज के दिन में आपके सोसाइटी में नहीं रिजाइन कर दिया, कोई काम करने को नहीं आ रहा, ये तो आम बात है ना, हम हर जगह सुनते रहते हैं ये चीज को। Right. Correct. तो आप काम करने क्यों नहीं आते हो, उसका कारण तो एनालाइज करो एक बारी। एनालाइज करने में क्या तकलीफ होती है? खाना खाते खाते 15 मिनट एनालाइज कर लो, कह रहे इस काम से नहीं आता, हम लोग दादागिरी कर रहे हैं, इसके लिए कोई नहीं आता है, तो हम लोग दादागिरी करते रहेंगे ताकि कोई मैनेजिंग कमेटी में आए नहीं और हम लोग कुर्सी में जमे रहेंगे, भले हमको काम करना आता हो या नहीं आता हो। सोसाइटी खड्डे में जाए या ऊपर जाए, सोसाइटी टिपिकली हर जगह खड्डे पे ही जाती है, ये आपको भी जानकारी है। तो एडवाइजरी कमेटी, if you want to have an official advisory committee, go to the GB, take a permission. If you want non governing or administrative Non-member advisory, advisor. तो you can take it from the society. उनका काम मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वो क्या क्या ढंग से ये मिसमैनेजमेंट रोक सकते हैं। एनीवे, थैंक यू मिस्टर दिनकर। Sir, I'll ask one question, sir. What is my understanding? Wait, Suppose wait, last- we can last appoint one. advisor. No. We can take your question at the last now. There are so many other people. Okay. Mr. Okay. अमित जाधव, गुड इवनिंग सर। नमस्कार सर, बोलिए। नमस्कार सर। एजीएम में मैनेजिंग कमेटी एजेंडा के बाद लिखती है कि किसी को कोई अकाउंट्स के बारे में क्वेरी है तो वो 7 दिन में उसको राइटिंग में मैनेजिंग कमेटी को पूछ ले। Yes. तो एज पर दैट हमने अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट मांगे जो हमें 154B8 का राइट है, तो उस हिसाब से हमने कोई अकाउंट्स की सॉफ्ट कॉपी मांगी, क्योंकि हमारा अकाउंट्स जो है वो कोई एक कंसल्टेंट जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट होता है वो मेंटेन करता है, और बाकी एक 50 डॉक्यूमेंट 100 डॉक्यूमेंट मांगे जो पेपर फॉर्म में थे। तो मैनेजिंग कमेटी ने क्या किया कि उसके लिए हर पेज का इंक्लूडिंग सॉफ्ट कॉपी हमें 10 रुपया रेट लगाया। हालांकि जो एमसीएस रूल नंबर 27 है उसमें वो रेट बोलता है A4 साइज पेपर का 2 रुपया और A3 साइज का पेपर है तो 3 रुपया करके। तो ये कितना सही है और कितना गलत है? एमसीएस रूल जो है 27 नंबर, हाँ वो सही है। हाँ बाकी बायलॉस को चना कुरमुरा लपेटने के लिए आप यूज कर सकते हो, हाँ जी। कानून में उसका कोई मायने नहीं है। तो वो कानून के विरुद्ध में जाके आप बायलॉस के अंदर क्लॉज नहीं डाल सकते। बराबर है सर। अभी रूल 27 बोलता है 2 रुपया पर पेज। रूल बना है कहाँ पे? सोसाइटी में तो बना नहीं है ना, बना नहीं है। हाँ, रूल बनाया किसी अधिकारी ने बनाया हुआ है जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। अथॉरिटी है। बायलॉस किसने बनाया? आपने खुद ने बनाया। आप वहां पे 10 रुपए की जगह में 100 रुपए क्यों नहीं डाल देते? वहां पे क्या तकलीफ है आपको 100 रुपए डालने में? बायलॉस के हिसाब से कागज का पैसा आप नहीं ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ रूल के हिसाब से लेना है। अनफॉर्चुनेटली ये जो बायलॉ विक्रेता हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो सेल करते हैं 100 रुपए 150 रुपए में, इनको सिर्फ बायलॉ सेल करना, कुछ भी लिख के डाल देते हो, और हम लोग भी टिपिकली आंखें बंद करके उस बायलॉ को यूज भी कर लेते हैं, और आपके जो अधिकारी हैं वो भी और ज्यादा आंखें कड़क बंद करके उसको अप्रूव भी कर देते हैं। पर जब ये बायलॉस कानून कचहरी के सामने जाता है तब कोर्ट बोलता है इसको कचरे के पेटी में डालो, घर लेके जाओ, चना कुरमुरा बांधना उसके अंदर। सर और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अगर आप ठीक से ढूंढोगे तो आपको ऐसे कोऑपरेटिव कोर्ट के ऑर्डर भी मिल जाएंगे जिसमें लिखा हुआ है कि थ्रो द बायलॉस इन द डस्टबिन।
सर अगर इसके अगेंस्ट एक्शन लेना है तो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जा सकते हैं क्या? 1000% जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच सर। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अनफेयर ट्रेड। लागू लग पड़ जाएगा। 2 रुपए की जगह में 10 रुपए लिया, आपको नोटिस देनी पड़ेगी, एक क्रिया करनी पड़ेगी कि भाई ये प्रोसीजर किया, उसको नोटिस दिया, ये किया, वो किया, फिर आप आगे जा सकोगे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जादव साहब। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर सुनील पुराणिक, आर यू देयर? मिस्टर सुनील पुराणिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय डॉन बॉस्को प्लेसमेंट। जी सर, पूछूं मैं? हाँ डॉन बॉस्को पूछिए, आपका वीडियो ऑन करिए। हाँ सर, बोलिए सर। नमस्ते सर। मुझे ये क्वेश्चन है हाँ कि जी। हमारे यहाँ 6th और 7th फ्लोर में, 7th फ्लोर से एक लीकेज हो रहा है 6th फ्लोर पे। तो 6th फ्लोर वाले ने लेटर तो दे दिया और हमने 7th फ्लोर को इंटीमेट किया और उन्होंने फिर उनका कुछ थोड़ा सा काम करके वो लीकेज वगैरह स्टॉप हो गया, लेकिन वापस वो रिकर हो रहा है। अब 7th फ्लोर वाला जो है वो फ्लैट बेच रहा है दूसरे को, तो 6th फ्लोर वाला बोलता है कि भाई आप बेचने से पहले एनओसी मत इशू करो, क्योंकि वो लीकेजेस का जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, तो जब क्लियर होगा तब आप करिएगा उसको एनओसी। तो क्या करना चाहिए इसमें ऐसे टाइम पे? अगर उसने लिखित में दिया हुआ है छठे माले वाले ने कि इसको एनओसी मत दो, तो सातवें वाले को एक कवरिंग नोट बना के दे दो कि छठे वाले ने आपका एनओसी रोकने के लिए लेटर दिया हुआ है, कॉपी जोड़ रहा हूं इसके साथ में, ओके। और आपका फ्लैट नहीं बेचने के लिए बोला हुआ है। आप लीकेज सॉल्व कर दो, आपको एनओसी हम दे देंगे। अब इसमें क्या होगा, सातवां माला आपको कंज्यूमर कोर्ट में लेकर जाएगा। ओके। ठीक है, मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा फ्लैट नहीं बिक रहा है, मैंने दूसरी जगह फ्लैट लिया हुआ है, मेरे को उसका पैसा देना है, आपने ये सब गैर कानूनी काम किया हुआ है और मेरे यहाँ से कोई लीकेज नहीं है, आपने कोई स्ट्रक्चरल ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया वेरीफाई करने के लिए, आपने कोई थर्मल इमेजिंग नहीं किया, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। और वो आपको पार्टी बनाएगा और वो उसको भी पार्टी बनाएगा, क्योंकि नुकसान उसका भी हो रहा है ना, सातवें वाले का नुकसान हो रहा है आपकी वजह से, छठे वाले की वजह से। बराबर है। अभी आपका क्या काम है एज ए सोसाइटी, इफ यू आर ए सोसाइटी, टू राइट टू द बीएमसी कि भाई सेक्शन 3Z रेड विथ सेक्शन 381 रेड विथ 472 के अंडर में ये कंप्लेंट आया हुआ है मेंबर का, लीकेज पूरा नहीं हो रहा है, इनके लिए आप सेक्शन करो और कार्रवाई करो बाकी के। ठीक है, तब जाके सोसाइटी अपनी जिम्मेदारी से साइड में हट सकती है, नहीं तो सोसाइटी भी प्रोसिक्यूट होगी उस चीज के अंदर। ओके, तो बेसिकली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेटर लिखना चाहिए, क्योंकि आपके अधिकार में नहीं है उसके फ्लैट में अंदर जाके लीकेज ठीक करो, लेकिन बीएमसी की नोटिस मिलने के बावजूद भी अगर वो फ्लैट ओनर नहीं करता है तो बीएमसी बाकी की कार्यवाही करेगी, फिर प्रोसिक्यूशन करना वो करेगी। बिल्डिंग को अगर धोखा है, बीएमसी का काम है उसको रेक्टिफाई करके उसका जो चार्जेस है, जो भी गिल्टी पार्टी उससे वसूली करे। तो अभी ये लेटर जो है सोसाइटी ने देना चाहिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, या 6th फ्लोर वाले ने देना चाहिए? आप 6th फ्लोर का लेटर को जोड़ के सोसाइटी के लेटर हेड कवरिंग लेटर बना के बीएमसी को दे दो, और जो बेचने वाला है, बेचने वाला जो है ना सातवें माले वाला, उसने आपको फॉर्म 20(1) दिया होगा, खुद का डिक्लेरेशन, राइट, और खरीदार का 20(2) दिया होगा, राइट। तो कॉपी उस 20(2) वाले को भी दे दो, फिर उसको खरीदना है नहीं खरीदना है वो देखेगा अपना। हेमंत जी, कैन आई इंटरवीन? या गो अहेड प्लीज मोहम्मद साहब। आपको बिल्डिंग एंड फैक्ट्री में आपको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री में। सेकंड चीज, सोसाइटी को में आप जब फ्लैट बेचते हैं तो आपको एनओसी की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई बैंक लोन है तो दे माइट आस्क फॉर इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट कि भैया कोई आउटस्टैंडिंग है नहीं है। अब कैसा होता है कि समझो एक एग्जांपल के तौर पे कि किसी ने मेंटेनेंस रोक दिया है, तो मेंटेनेंस रोक दिया है तो उसके वजह से आप
सोसाइटी आपको शेयर सर्टिफिकेट देने से इनकार नहीं कर सकती है. दीज आर टू डिफरेंट इश्यूज. तो आपको सेपरेटली इसको टैकल करना पड़ेगा. जब आप बिल्डिंग एंड फैक्ट्री में आप एक एप्लीकेशन करेंगे तो whoever is there in occupation उसके ऊपर तुरंत नोटिस इशू होगा और एक्शन लिया जाएगा. और आप अगर सोच रहे हैं कि सोसाइटी आपके कंप्लेन के बेसिस पे बीएमसी में कंप्लेन करेगी, तो ऐसा तो मैंने 99% कम ही देखा है. आप समझे? तो जो एग्रीव पार्टी है, दैट इज द 6th फ्लोर पर्सन, he will have to take a step and he will have to directly file a complaint with the building and factory department of the assistant engineer building and factory. Yeah. Thank you very much, sir. Okay, next question is by Pooja Agate. Pooja Agate. हेलो हेलो. हाँ मैडम, आपका वीडियो ऑन कर दीजिए मैम. हो सर, हो सर. गुड इव्हनिंग सर. नमस्ते सर, मॅडम. मराठीत प्रश्न विचारू चालेल का? उत्तर मला हिंदीत चालेल. मॅडम तुम्ही मराठीत विचारणार तर आपले बाकी जे लोक आहेत त्याला बहुतेक मराठी नाही, नाही मला समजणार. हिंदीमध्ये उत्तर द्या. मला ते एक्सप्लेन नाही करता येणार म्हणून. बरं ठीक आहे, विचारा हो, मॅडम. मला No problem. हिंदीत उत्तर चालेल, काही नाही. हिंदी मी समजू शकते, पण मला क्लिअरली नाही. सर, आमच्या सोसायटीमध्ये एक आहेत फ्लॅट ओनर जे ग्राउंड फ्लोअरला राहतात आणि त्यांची कायम तक्रार असते की माझ्याकडे लिकेज आहे. आणि मग हे लिकेज जे आहे ते वरच्या फ्लॅटचं आहे, जे बाहेरचं कुठलंही नाहीये, जे आतून त्यांनी काम केलं असेल किंवा नसेल त्याचं आहे. पण सर, आता ते आम्हाला खूप असं धमकी देतात आणि म्हणतात, आम्ही कमिटीवर आहोत, म्हणजे सदस्य मॅनेजिंग कमिटी. तर ते आता म्हणतात आम्ही उपोषणाला बसणार, पोलीस स्टेशनला तक्रार केली. तर हे आम्ही अशा संदर्भात आम्ही काय करावं? सेकंड फ्लोअर वाला जे आहे तुम्ही त्यांना नोटीस वगैरे दिली आहे का कधी? हो सर, वारंवार नोटिसा दिल्यात, वारंवार सांगितलेलं आहे, व्हिजिट पण दिली आहे. तरी पण ह्या माणसाची तक्रार अशी आहे की तुम्ही आम्हाला, माझ्या कुठल्याच तक्रारीला तुम्ही निवारण करत नाही आणि म्हणून मी आत्महत्या तरी करेन, नाही तर उपोषणाला तरी बसेन, अशी त्यांनी रीतसर रजिस्टर थ्रू नोटीस दिली आम्हाला. ठीक आहे, एक कव्हरिंग लेटर बनवा तुमच्या म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनला. हा. जर तुम्ही मुंबईला असेल तर मुंबईला डेझिग्नेटेड ऑफिसर, हो. मुंबई तुमच्या जे पण वॉर्ड असेल त्याला, अशी अशी परिस्थिती आहे, हा. त्याच्यात पार्टी नंबर 2 पोलीस स्टेशनला लावा हा. आणि पार्टी नंबर 3 फायर डिपार्टमेंटला लावा. हा. आणि मग तक्रारची वर्णन लिहा त्याच्यात. हा. आणि लिहायचं की फर्स्ट फ्लोअर वाला मेंबर असं असं बोलतो, हो. लिकेज आहे, आत्महत्या हा. करेल, असं करेल तसं करेल वगैरे वगैरे, जे तुमच्या हो, जे आहे हिशोबाने तसं सॉफ्टली जे हंबली लिहायचं असेल ते लिहा. हो आणि सर. शेवटमध्ये विनंती करा की याच्यावर कार्यवाही करा. आणि पण मग त्याची सर एक प्रती दुसऱ्या मालेच्या फ्लॅट ओनरला देऊन टाकायचं. हो सर. हा. ठीक आहे, म्हणजे तुमचं बहुतेक काम होऊन जाणार. म्हणजे तुमची जी आपण- रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे ऍज अ मॅनेजिंग कमिटी की मी आत्महत्या करणार तर पूजा जिम्मेदारी होणार आहे, ती निघून सर, जाणार. मला आणि असं म्हणायचं की ते सोसायटीचं काम आहे का त्यांचं लिकेजचं काम करून देणं? नाही, पण जर सोसायटीची बिल्डिंगचे नुकसान होत असेल हा. आणि बिल्डिंग 30 वर्षाची वर झाली असेल प्रिझ्युमिंग, हा. तर मग सोसायटीला रेस्पेक्टिव्ह काम करायला लागेल. म्हणजे ऑडिट वगैरे करून कुठून म्हणजे लिकेज आहे. जरी त्या माणसाच्या घरातलं जर लिकेज असेल, त्याचे पाईप नसतील बरोबर आतले, त्यांनी कधी काम नसेल केलं, तरी पण ते सोसायटीनेच करून द्यायचं का? घरातलं आतची प्लंबिंगची लिकेज असेल, हा. म्हणजे कधी कधी काय असतं, बाथरूम मध्ये जे नानी ट्रॅप म्हणतात त्याच्यातून हा. लिकेज होते. हा. कधी कधी इंटरनल जे पाणीचे पाईपलाईन आहे ते गळून जाते, रस्टेड होऊन जाते. हो. त्या टायमाला वाटते की बाई पाईपलाईन बदली करावा, पैसे हा. नाहीये, पाईपलाईन कशाला बदली करायच्या, किंवा हा. सुस्तीमध्ये नाही करायचं, हा. आम्हाला लिकेज थोडी नव्हतोय, लिकेज तर खालच्या लोकांना खालच्याला होतोय, मरू द्या होतोय. त्याला, आपल्याला हा. काय करायचे आहे. ते हा. सर्व जर विचार असेल हा. तर ते पोलिसांनी फायर ब्रिगेड आणि बीएमसी मध्ये कंप्लेंट करायचं. हो. पण जर ते लिकेज बाहेरच्या पाईपातून येत असेल हा. किंवा बाहेरचे सिवेज जे लाईन असतात, टॉयलेटची हो. मोठी पाईप हो. आहे त्याच्यातून लिकेज होत असेल, किंवा टॅरेस मधून लिकेज, कधी कधी टॅरेस पासून पण चालू होते हे लिकेज, हो. ते हो. माहित नाही पडत. तर हा. हे खात्री करून घ्यायचं, इन्व्हेस्टिगेट करून घ्यायचं
हा हे सोसायटीचं काम आहे. हो सर हा हो त्याप्रमाणे जनरल बॉडीमध्ये रेझोल्युशन वगैरे पास करून हा ते पुढे त्याच्यात तुम्ही जायला पाहिजे. हो सर अ, थोडाफार गायडन्स आपलं मोहम्मद साहेब आहे, हा आमचे ऍडवायझर मध्ये आहे आणि ते त्यांनी ऑलरेडी ते जाणकार आहे. हो ते म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनच्या कमिटी सुद्धा मध्ये आहे, मुंबई म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनच्या कमिटी. हा. त्यांना खूप एक्सपिरियन्स आहे, ते तुम्हाला थोडाफार गाईड करतील. मोहम्मद हो साहब सर प्लीज गो अहेड. जी देखिए मैम, ऐसा है हा कि इट इज क्लियरली डिफाइंड कि जो आउटसाइड वॉल है, जो आउटसाइड पाइपलाइंस है, वो अपना सोसाइटी के जिम्मे आता है. इंटरनल जो भी लीकेज होता है वो इंटरनली, मतलब यानी एक फ्लैट वाला दूसरे फ्लैट वाले से बातचीत करके और वो आपस में उनको सुलझाना होता है. तो सोसाइटी की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. इट इज ओनली वेयर इट इज क्लियरली डिफाइंड दैट दीज थिंग्स आर टू बी अंडरटेकन बाय द सोसाइटी, यू आर रिस्पॉन्सिबल, नॉट नॉट अदरवाइज. अगर अगर वो कंप्लेन बीएमसी में भी जाता है तो बीएमसी सोसाइटी को भी एक नोटिस इशू करती है. उसके अंतर्गत कैसा होता है कि या तो सोसाइटी वो नोटिस के द्वारा मेंबर को इन्फॉर्म करे और बोले कि आप अपना काम करवा दीजिए, आपके लीकेज बंद करवा दीजिए. अदरवाइज अगर आप नहीं करते हैं तो सोसाइटी करेगी और उसका जो चार्जेस है हम आपके बिल में लगा के दे देंगे. यू ओके, गेट माय पॉइंट? यस थैंक यू. यस यस थैंक यू. थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक सो यू मच पूजा सर मैडम. थैंक यू अगला सर प्रश्न है बाय रईस सैयद. मिस्टर रईस सैयद. हाँ सर, नमस्ते और थैंक यू सो मच, आप ये जो शेयर करते हो आइडिया. मेरा हाँ प्रश्न सर. रिगार्डिंग द टेंटेड फंक्शनिंग ऑफ द मैनेजिंग कमेटी है. तो ये विषय जो कैंडिड है, हाँ कैंडिड ये फंक्शनिंग बोल रहे हैं आप? टेंटेड, हाँ टेंटेड फंक्शनिंग है. इस विषय में हम चंद मेंबर्स ने रजिस्ट्रार को अप्रोच किया था और ये मुद्दा जो है वेरियस इश्यूज के ऊपर, जैसे अकाउंट्स रिलेटेड है, पुअर गवर्नेंस है, और बहुत सारे दूसरे इश्यूज है, जैसे रीडेवलपमेंट का था, उसके कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग है. अ, तो ये बहुत सारे मुद्दे होने की वजह से हमने रजिस्ट्रार को अप्रोच किया और लगातार ये करने के बाद जो मैनेजिंग कमेटी से रिप्लाईज हियरिंग किया था शेड्यूल, तो वो लोग वो ना अपीयर हुए, ना कोई सैटिस्फैक्टरी आंसर उन्होंने दिया. उस तहत रजिस्ट्रार ने 78A1 के तहत उनको शो कॉज नोटिस दी है एंड द हियरिंग इज देयर फॉर 29th ऑफ दिस मंथ. हाउएवर हम लोग का अभी 18 को एजीएम हुआ है, उसमें भी वही रिपीटेशन है. मतलब वो जैसे आपने कहा, जो सरदर्द है वो हर साल वही होते रहता है, वही मैनिपुलेशंस होते हैं, वही झूठे वादे होते हैं और क्या कहते हैं कि उनको कोई कानून का कोई भय नहीं है ऐसे. उनको लगता है कानून तो, बोलते ना, एक लात मार दो इस प्रकार का है कि उसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई नहीं है. ये मैंने रजिस्ट्रार को भी कहा था. तो इसी तहत रजिस्ट्रार ने ये 78 डे का ये किया है. ऑल्दो इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी, कि उन्होंने काफी टाइम लिया, लेकिन फाइनली इट हैज बीन देयर. सो अभी ये जो एजीएम हुआ है, मेरा खाली प्रश्न ये है कि जो सेक्रेटरी ने कहा कि आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन बोलने का मौका दिया ही नहीं और मीटिंग कंक्लूड कर दिया है. ऑल्दो इन बिटवीन हम लोग बोलते रहे, बट ही हैज नॉट गिवन कंक्लूसिवली एनी टाइम टू go ahead and say our part which has not been done. तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए when they are not Okay. very ready to listen or say or just fool us. और बदमाशी ये की थी कि एक ही माइक रखा था where the others could not hear. It was deliberate and intentional. Okay. और That is दूसरी usual बात in ये है all the कि societies. हम लोग ने क्या किया था कि they were caught initially because I had arranged a videography this thing and which is evidence. जैसे जो भी मिनट्स थे जो अप्रूव करने के, वो अप्रूव किए ही नहीं है. जो डिसेंट था वो डिस्क्लोज किया ही नहीं, कि सेइंग दैट देयर इज नो डिसेंट, देयर इज नो ऑब्जेक्शन, नथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, और पास कर दो ये. और उनके जो चंद इत्तू पित्तू रहते हैं उनसे वो अप्रूव करा दिया.
इस तरह की सिचुएशन है। अभी भी वही है और हर साल वही होता है। आपका प्रश्न खत्म हुआ सर जी? यस सर, थैंक यू सो मच सर। ओके। अगर आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है और उसके पहले ये बता दें कि अगर आप अधिकारी के पास जाके काम करवा रहे हो 78 में, हम्म, तो आपको ज्यादा क्या कुछ भी उम्मीद करना बुद्धिमानी नहीं रहेगा उसके अंदर। वो काम लंबे लंबे खींचते चला जाएगा, सोसाइटी अच्छा, अपील में भी जाएगी, और आप बैठे बैठे जो परेशान हो रहे हो आप लोग सब जन, वो परेशान हो सकते हैं। अगर अच्छा। आपने वीडियो रिकॉर्डिंग किया हुआ है और आपके पास लेटर्स के 1/5 मेंबर आपके साथ में है सोसाइटी के, हम्म, या इवन तो 1/5 भी छोड़ो, अगर आपके पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग है तो आप हाँ, कोऑपरेटिव कोर्ट में जो रेजोल्यूशंस पास किए हैं उसको आप हम्म, नल एंड वॉइड करा सकते हो। थोड़ा प्रोसीजर करना पड़ेगा, ओके, वीडियोग्राफी का ट्रांसक्रिप्ट बनवाना पड़ेगा एथोराइज्ड ओके, ट्रांसलेटर से, और ओके, वो हो सकता है। ओके, और अगर आपको मैनेजिंग कमेटी से ऐसा लग रहा है कि काम नहीं कर रही है और आपके हाँ, बाकी लोग भी सोसाइटी में सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, हाँ। तो मैनेजिंग कमेटी को नो कॉन्फिडेंस मोशन से निकाल दो, हटा दो। प्रॉब्लम वही है सर कि क्या है कि जो गाजर ये लोग देते हैं रीडेवलपमेंट उसमें सब जासे में आ जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो रहते नहीं है यहाँ पर सोसाइटी में और उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है। सो सब लोग चाहते हैं कि भाई सब फोकट का माल मिले, कॉर्पस मिले, रेंट मिले। यही लालच में सब लोग बैठे, वो सोचते नहीं कि जो मेहनत के कमाए हुए सैयद साहब, इस सब चीजों का जवाब तो नहीं है मेरे पास में, हाँ, हाँ। और हमें और भी कई लोगों का प्रश्न लेना है। हेमंत जी, विल कंक्लूड। हाँ, मोहम्मद साहब हेमंत बोलिए। जी, हाँ जी। हेमंत जी, असल में ऐसा है, बहुत बार ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो भी कंप्लेनेंट है बहुत वेग कंप्लेन करते हैं और लूज कंप्लेन करते हैं। They have to be very very specific and they need to have specific evidences before they approach the any court of law. ये बात और है कि हियरिंग होगी तो आपके एक्यूजेशन के बेसिस पे उनसे जस्टिफिकेशन मांगा जाएगा, बट अक्सर देखा गया है कि लोग बहुत वेग मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कंप्लेन करते हैं, जिसका मतलब है एंड में रिजल्ट क्या होता है? वेस्ट ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी। ये सर, अफजल साहब, मैंने आज इसीलिए ये सुझाव दिया कि लोगों को मिलके मैनेजिंग कमेटी को ये बोलना है कि आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है, लेकिन हम 1/5 लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आप ये सोसाइटी में एडिशनल काम के लिए ये एडवाइजर्स अपॉइंट करो। इससे मकसद ये था कि फ्यूचर में आपके मैनेजिंग कमेटी के मेंबर तैयार हो रहे हैं, ट्रेन हो रहे हैं, शिक्षा लिए जा रहे हैं ऑन द जॉब। आगे चल के फिर ये नहीं होगा कि कोई नहीं आता। जो लोग ये ट्रेन हुए हैं उनको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि भाई ये सारी डिफिकल्टीज होती हैं और सारा कुछ काम काज व्यवस्थित आप कर सकते हो करके। एब्सोल्युटली राइट। एनीवे, थैंक यू मोहम्मद साहब। विल टेक अप नेक्स्ट क्वेश्चन बाय मिस्टर बसंत चक्रवर्ती। थैंक यू सर, गुड इवनिंग टू ऑल। सर मैं पहली बार ये वेलकम। मीटिंग ज्वाइन किया हूँ और यस सर। 2008 में हमें एसआरएस से घर मिला था। अभी भी मेरी माँ जिंदा है, मैं ओनर नहीं हूँ लेकिन वहां पर रहता हूँ। लेकिन मैंने 2008 से देखा कि वो जो कमेटी बनती आई है वही चला रही है पहली बार। और अभी भी कमेटी को ना, मतलब उनका जो मुखिया था उनको दूर किया, लेकिन वो अंदर ही बैठ करके सब चलाता है। तो मैंने अपनी सोसाइटी में क्या देखा कि अननेसेसरी एनक्रोचमेंट हो चुका है। फिर बाहर है ना, वो लोग ऐसे दरार लगाए कि एक फायर ब्रिगेड भी अंदर नहीं आ सकता है। मैंने कई बार उनको बोला और मैंने अपनी ओर से अपनी बिल्डिंग के लिए मैंने एक उनको एक्सटिंग्विशर ला करके दिया था, वो भी गायब। फिर पर्टिकुलर मतलब है ना, सबने मिलकर के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने बोला था हमको ये सिर्फ ट्रांसिट कैम्प मिला है, हम लोग का पर्टिकुलर चीज बन जाने तो उसके बाद में आप है ना हम अपना ये कर देंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना पर्टिकुलर चीज भी बनाया और बाजू का भी जगह कब्जा किया। 3 साल पहले की मैं अभी बात कर रहा हूँ ये। तो 2019 में हमने वॉइस रेज किया था, लेकिन मैनेजिंग कमेटी बोलती नहीं नहीं, इसे टेम्पररी दिया है। उसके बाद हुआ यूं सर कि अभी वो हमको वहां बाइक भी लगाने को नहीं देते हैं। तो मैंने मैनेजिंग कमेटी को कंप्लेंट किया तो बोलता है नहीं, तुम जाकर के अपने बिल्डिंग का 100 लोगों का साइन लेके आओ तब मैं करूंगा। तब मैंने उनको बोला मुझे 100 लोगों की साइन की जरूरत नहीं है, मैं अकेला भी बोल सकता। तो बोलता तुम्हारा हक ही नहीं बनता, मीन्स यू आर, तुम तो अपने अभी तक लायबल नहीं हो।
तो आप तो क्या बोलते हैं वो मेंबर भी नहीं हो, है ना? तो बोला कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी तो कंप्लेन कर सकता है ना, आप चुप क्यों बैठे हो? तो सर अभी मैं थोड़ा बहुत है ना इसकी वजह से परेशान होकर के मैं एक प्राइवेट ट्यूशन टीचर हूँ, तो मैंने एक लॉ ज्वाइन किया अभी चल करके, ताकि इनकी जो मनमानी चल रही है ये सबके ऊपर रोक लाए। तो सर मुझे गाइडेंस इन सब पर चाहिए था, मेरे को ना कोई है ही नहीं। तो हमारे यहाँ पर भी लोग डरते हैं कुछ बोलने से, तो मेरे को समझ में नहीं आता ऐसा क्यों, वाई दे आर नॉट रेजिंग द वॉइस। तो ये बात थी सर, इन शॉर्ट में मैंने बताया। ऐसे तो बहुत उन्होंने एजीएम मीटिंग भी नहीं लेते हैं और उन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ी, जबकि पूरी सोसाइटी के अंदर 700 के ऊपर लोग हैं, पर वो लोग को क्या पता है रजिस्टर के पास जाते ये पर्टिकुलर थिंग को अपॉइंट कर लेते हैं और उनका चलता रहता है ऐसा। अभी लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी 2019 में हुई थी, उसके बाद में मीटिंग एक भी नहीं हुई है सर। मेरा प्रश्न इतना ही था, बाकी मुझे गाइडेंस तो चाहिए, अगर आपका नंबर मिल जाए सर तो मैं काफी शुक्रगुजार होऊंगा। हमारे वेबसाइट पे चले जाइए, उसमें लगभग 101 वीडियोस मौजूद हैं, आपके काफी टॉपिक्स उसमें कवर्ड हैं। हाँ, जैसे आज हमने वेबिनार किया वैसे और 100 वेबिनार हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे कर चुके हैं। वक्त निकाल के रीड करिए। अगर आप कैरियर ओरिएंटेड हैं तो आपको काफी कुछ उसमें आपको देखने को और सीखने को मिल जाएगा। बाकी मेरा नंबर जो है वो इनविटेशन पे ऑलरेडी नंबर जहाँ से भी आप आए हो ज्वाइन किया हुआ है, मेरा नंबर ऑलरेडी अच्छा अच्छा, ठीक राइट सर, है ना? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू मिस्टर बसंत, थैंक यू। या नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सतीश सावंत। मिस्टर सतीश सावंत। हेलो यस सर, गो अहेड। सर, अभी इलेक्ट्रिक बिल जो आता है, कॉमन इलेक्ट्रिक बिल, उसके साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आया हुआ है। उसको 6 इंस्टॉलमेंट में इंस्टॉलमेंट का एक ऑप्शन दिया हुआ है बीएसटी ने, लेकिन वो जो अमाउंट है वो 1-1.5 लाख के ऊपर जाती है। तो जीएम में उसको अप्रूवल करना पड़ेगा या सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना जरूरी है? आप एजीएम में, सावंत साहब मुझे ये बताइए कि अगर आपने एजीएम में अप्रूवल नहीं किया, हाँ, तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? डिपॉजिट या कोई फाइन बिल लगेगा शायद आगे, अगर नहीं भरा तो। पर हो सकता है बिजली कटेगी या नहीं कटेगी आगे जाके। सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं भरेगा तो बिल तो रेगुलर हम जो भरते हैं, लेकिन सिक्योरिटी अभी तक ऐसा कोई लिखा नहीं उसके अंदर बिजली कटेगी। वेल, आपको प्रॉपर नोटिस मिलेगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं भरा हुआ है, बिजली का बिल भर रहे हो, तो भी प्रॉपर नोटिस के बाद में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट तो भरना ही भरना है, और नहीं भरते हो फिर भी प्रॉपर बिल नोटिस मिलने के बाद में। अच्छा, और नहीं भरते हो तो आपका बिजली कट जाएगा। अब बिजली कट जाएगा तो उस समय अगर आप ये बोल देना बिजली वाले को कि भाई हमारा जनरल बॉडी ने तो अप्रूव नहीं किया ये भरने के लिए तो बिल भरना चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, तो मेरा आपसे यही जवाब है कि बिल भरना है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्निंग अथॉरिटी के पैरामीटर के अंदर आता है। ओके, ये अधिकार दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ मैनेजिंग कमेटी को। और वो अधिकार उनको किसने दिया है, कुछ आइडिया है आपको सर जी, सावंत साहब? नहीं, आपने दिया ना उनको, आपने चुन के दिया ना उनको। अच्छा, ओके। मैनेजिंग कमेटी को चुना तो आपने है कि हमारी सोसाइटी चलाओ, पेमेंट करना इसको उसको, जो भी कानूनन पेमेंट होगा तो वो करना। तो ये डिपॉजिट तो कानूनन पेमेंट हुआ। ओके, तो जो है वो आप भर दीजिए और इश्यू को निपटारा कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर इरशाद शेख। मिस्टर इरशाद शेख। Thanks, sir. Thanks for allowing to speak. Yes, please go ahead. सर, मैं मैनेजिंग कमेटी मेंबर हूँ सर, मेरी बिल्डिंग का। देन इफ यू कैन सी मेरे बैक में जो वॉल है सेम ऐसे क्रैक्स ना हमारी पूरी बिल्डिंग पे। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि दैट एक काफी बड़ा हिस्सा ऑफ प्लास्टर है ना 6th फ्लोर से नीचे गिर गया था, एंड बिल्डिंग को बन के सिर्फ 7 ही साल हुआ है। तो मैंने उनको, जो हमारे कमेटी मेंबर है और चेयरमैन और सेक्रेटरी को बोला हूँ कि आप इसके लिए कुछ एक्शन लीजिए, या तो स्ट्रक्चर ऑडिट कराना है या किसी को बुलाना है तो आप बुला के एटलीस्ट ये स्ट्रक्चर दिखा दीजिए, नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। एंड वो लोग है ना इस चीज को बहुत लाइटली ले रहे हैं
और वो काफी बड़ा हिस्सा था, अगर वो किसी पे गिरता था ना तो ये कुछ भी हो सकता था। सो बीइंग अ मैनेजिंग कमेटी मेंबर, मैंने तो अपना जो मेरा कंसर्न था वहाँ रेस किया, बट इन केस अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी के ऊपर ऐसा कोई पीस गिरता है और इन फ्यूचर कुछ होता है तो देन हु विल बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर दिस? पूरा मैनेजिंग कमेटी। So I am also including in that. Yes, read section 73. All managing committee liable individually and severally. Severally का मतलब हो गया पूरा का पूरा जो गैंग है मैनेजिंग कमेटी का पूरा गैंग लायबल है उसके अंदर, वो तो कानून में लिखा हुआ है। सर फिर ये केस में मैं एज अ प्रिकॉशनरी क्या स्टेप ले सकता हूँ? हेमंत जी, 1 मिनट। आपको क्या करना है, लीकेज है, प्लास्टर गिर गया है, ये कर गया, वो कर गया, आप अपने नाम से बीएमसी में कंप्लेंट कर दो और पुलिस में भी कंप्लेंट कर दो और फायर डिपार्टमेंट में भी, है ना, अपने खुद के नाम से कर दो। और अगर आप खुद के नाम से नहीं करना चाहते हो तो गोरेगांव में अनिल शर्मा करके रहते हैं, उनके नाम से कर दो। कोलाबा में रमेश राव रहते हैं, उनके नाम से कर दो। ये जरूरी नहीं है कि किसके नाम से कंप्लेंट करना है, आप कंप्लेंट कर दो, म्युनिसिपैलिटी वाला आएगा, पुलिस वाला आएगा, फायर वाला आएगा, इंक्वायरी होगी, अपने आप काम चालू होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने ये कंप्लेंट अपने मैनेजिंग कमेटी को भी लिखित में दे दो कि भाई ये मेरे तरफ से ऑब्जेक्शंस है, इसमें मैं ऑब्जेक्शन उठा रहा हूँ, आपको ये काम करना है, आई एम नॉट लायबल फॉर एनी मिसचिफ दैट मे हैपन इन फ्यूचर। So let us take opinion of our Mr. Afzal साहब also. देखिए कैसा है कि मैनेजिंग कमिटी में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर 10 लोग में से अगर एक भी ऑपोजिट अपोज करता है तो इट इज वन शुड मेक श्योर दैट ही रिकॉर्ड्स इट इन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। आप अपना ऑब्जेक्शन उनके ऊपर मिनट्स में रिकॉर्ड करवाइए। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब अनोनिमस अगर कंप्लेन आप करते हो तो वो सीधा कचरे के डब्बे में जाता है, नो एक्शन इज टेकन। तो यू आर राइट इन योर वे, आप बिल्डिंग एंड फैक्ट्री में असिस्टेंट इंजीनियर को कंप्लेन फाइल करिए एंड तुरंत वो मतलब नोटिस इशू करेंगे सोसाइटी के सर नाम। कहाँ पर करना है ये, सॉरी कहाँ पर करना है सर कंप्लेंट? बिल्डिंग एंड फैक्ट्री ऑफ योर लोकल वार्ड, आपके ज्यूरिडिक्शन में जो वार्ड है वहां पर आपको बिल्डिंग एंड फैक्ट्री टू द असिस्टेंट इंजीनियर फाइल करना। एंड सर यही केस में जब मैंने उनको बोला कि दैट अगर ये करना है तो दे वर सेइंग के हमारे पास में फंड नहीं है, तो ऐसे ठीक है, तो क्योंकि हमारी बिल्डिंग में 53 डिफॉल्टर्स है, तो मैंने उनको बोला था कि व्हाई डोंट वी पार्शियल उनका इंटरेस्ट वेव ऑफ करके वन टाइम पेमेंट ले सकते, तो दे वर सेइंग कि ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग ने एक बार ऐसा किया ना तो ये लोग बार बार आएंगे और ये सेम चीज हमारे साथ में रिपीटेड होगी। आपके बिल्डिंग में कन्वेंस है? नहीं सर अभी तक नहीं है। नहीं है ना, तो अगर आप उनको ये बोल सकते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आपकी बिल्डिंग को कुछ डैमेज होता है, कोई गिर जाता है या कोई लोग मर जाते हैं, तो आप अभी से सामने वाले रास्ते पे एक टेंट बुक कर लीजिए, बिकॉज वंस द स्ट्रक्चर फॉल्स देन यू हैव गॉट नो लोकल स्टैंड आई, आप उसको रीबिल्ड नहीं कर सकते। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइमली अगर डिफॉल्टर्स हैं तो देयर इज अ टाइम फ्रेम, देयर इज अ लॉ ऑफ लिमिटेशन जिसके तहत आपको 101 के तहत आपको एप्लीकेशन करना है फॉर रिकवरी, एंड देयर आफ्टर रिकवरी के लिए भी एक अलग प्रोसीजर है। तो जहां तक लीकेज का सवाल है, जहां तक डेंजरस सिचुएशन का सवाल है, आप खुद एक कंप्लेन फाइल करिए बिल्डिंग एंड फैक्ट्री में एंड तुरंत वो लोग एक्शन लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक्स। Okay, next question is by Mr. Jay. Mr. Jay, please. नमस्ते सर, मैं भिवंडी से बोल रहा हूँ। Yes sir, नमस्ते। सर ये अपना जो एसोसिएट मेंबर है, अगर वो एसोसिएट मेंबर अगर एसोसिएट मेंबर का कैंसिलेशन करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? एसोसिएट मेंबर को कैंसिल करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसको है जिसने एसोसिएट मेंबर का एप्लीकेशन दिया आपको। जैसे मानो जय जो है वो फ्लैट का ओनर है, हाँ, और उसने अपने बेटे को अजय को एसोसिएट मेंबर बना दिया, सोसाइटी ने अप्रूव कर दिया, रिकॉर्ड में ले लिया।
एक बार रिकॉर्ड में ले लिया तो सोसाइटी के पास में अधिकार नहीं है आपके बेटे अजय को एसोसिएट मेंबर से बाहर निकालने का। लेकिन आपके पास एज फ्लैट ओनर ये अधिकार है कि सोसाइटी को लिखो कि मैं अपना एसोसिएट मेंबर फॉर्म ये जो था ये मैं विड्रॉ करता हूँ। कारण बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा लड़ाई झगड़ा हो गया है या मेरा मन बदली हो गया, ये कुछ भी। जस्ट सिंपली लिखो कि आई विड्रॉ द एसोसिएट मेंबर फॉर्म गिवन टू मिस्टर अजय एंड द सेम में बी विड्रॉन फ्रॉम योर ऑफिस रिकॉर्ड्स। सादा अर्जी दे दो, आपका काम हो जाता है सर। ओके, थैंक यू सर। मेरा दूसरा एक क्वेश्चन है, अपना एजीएम, अगर एजीएम मीटिंग में एजेंडा दिया हुआ है लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अगर देने को लेट होता है तो क्या उसमें वो दोनों भी सब्जेक्ट कैंसिल हो सकते हैं, मतलब वो मेंबर कैंसिल कर सकते हैं क्या? अगर आप ये साबित कर सको कि एजीएम का नोटिस आपको दिया 1 जनवरी को और मीटिंग है 16 जनवरी को और 1 जनवरी को नोटिस एजेंडा के साथ में पूरा जो बंच होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, शेड्यूल्स वगैरह वगैरह, ये अगर आपको नहीं दिया हुआ है या आप ये साबित कर सको अगर, तो वो चीज आप कोऑपरेटिव कोर्ट में फाइल कर सकते हो डिस्प्यूट। और जो रेजोल्यूशन पास हुआ है ऐसे नॉन प्रोवाइडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट के बेस पे अगर जनरल बॉडी ने पास कर दिया है तो भी, लेकिन आपको ये साबित करना पड़ेगा कि सब ये जो बैलेंस शीट है ये 4 दिन पहले दिया है इन्होंने। तो वो अगर 4 दिन पहले दिया होगा तो मेंबर वो मिला नहीं, टाइम पे मिला नहीं, 14 दिन पहले मिला नहीं, इसके लिए वो सब्जेक्ट को कैंसिल कर सकते हैं क्या? वो डिस्प्यूट में जाएगा और डिस्प्यूट कैंसिल होगा आपका कोऑपरेटिव कोर्ट में खाली। हाँ, दूसरा एक लास्ट क्वेश्चन सर मेरा। एक मिनट जय साहब, और भी लोग हैं, आपका समय बचेगा तो आप लास्ट में पूछ लीजिएगा आपका प्रश्न। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। अगला प्रश्न है बाय मिस्टर हरीश पालकर साहब। मिस्टर हरीश आप पूछिए आपका प्रश्न, वहां पे अनम्यूट करिए। हाँ सर पूछिए सर। सर हमारे सोसाइटी में एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि एक मेंबर था वो गया, उसके 4 बेटों ने अपने पालकर साहब आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। जो चारों के लोग, पालकर साहब आपकी आवाज आ नहीं रही है, क्रैकल हो रही है। हेलो हेलो, हाँ बोलिए आ रहे हैं सर? हाँ जी। हमारे सोसाइटी में एक मेंबर थे, उनके वो चले गए, मर गए। उनके 4 बेटे का नॉमिनेशन है। वो चारों बेटे अभी बोलते हैं कि हमारे सारे चारों के नाम किया जाए ताकि फ्लैट को जो है लीज पे दे दे या दे दे। कमेटी ने उनको बोला कि ऐसा नहीं होता है, नॉमिनी होता है, वो ट्रस्टी होता है, तो आप उसको, आपको राइट नहीं होता है उसको बेचने का वगैरह। आप चारों मिलकर एक किसी को मेंबर बना दीजिए। लेकिन वो मान नहीं रहे, बोलते नहीं हमारे चारों मेंबर का नाम शेयर सर्टिफिकेट में आना जरूरी है। तो इसके बारे में हम क्या करें सर? आप चारों मेंबर अगर आप सोसाइटी है तो उनको सुझाव दे दो कि अपने लॉयर के पास जाके एक रजिस्टर्ड रिलीज डीड बनवा के ले ले, उसको रजिस्टर कर ले प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी दे के, और उस बेस पे वो चारों मालिक बन सकते हैं। और वो रिलीज डीड के बेस पे आप सोसाइटी के रिकॉर्ड में चारों को प्रॉपर मेंबर बना दीजिए। तो रिलीज डीड बनाना, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन मुश्किल से 1500 रुपए होता है अगर आप महाराष्ट्र में है तो ये इजीली हो जाता है। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मिस्टर पालकर। अगला प्रश्न है बाय शिल्पा पट्टे। शिल्पा, Namaste, sir. My question was that on AGM day, I have received, after asking, I have received the balance sheet. That is one question. And the other question that register had issued an order saying to show the ledger account. But till today, they have not shown. So what has to be done? Go back to the registrar. Tell them to issue direction to the society. So this is the 4th or 5th time we have gone. And same he is he's saying that again Madam, they are issuing again order. I will not be able to answer anything. Yeah. कि वो अथॉरिटी क्यों काम नहीं कर रहा है।
आई विल बी ओनली टेबल टू टेल यू कि आपको क्या करना है। अब अथॉरिटी काम नहीं करता है तो उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है मैम। और कोई प्रश्न है मैम आपका? No, ओके, thank you, sir. Thank you, sir. ठीक है। अगला प्रश्न है भाई कंचन सोनावने। हेलो हेलो हाँ मैडम, आपका वीडियो ऑन कर दीजिए मैडम। गुड इवनिंग सर। हाँ मैडम, पूछिए। हाँ, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एज अ कमिटी मेंबर एक फ्लैट का मेंबरशिप है ना, वो उसके लिए 22-23 का जो ऑर्डर होता है उस हिसाब से ऑर्डर हो चुका है, पर Okay. मेंबरशिप दिया नहीं गया है सोसाइटी के साथ। अभी रजिस्ट्रार ने 80 का तहसीलदार का लेटर हमको भेजा है। हाँ। तो अभी उनका प्रोसेस क्या होगा आगे? 80 के प्रोसेस में तहसीलदार का आदमी आएगा, रजिस्ट्रार का अथॉराइज्ड ऑफिसर आएगा, सोसाइटी का चाबी आपसे मांगेगा, आपने अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं तो पंचनामा करके वो ताला तोड़ेगा, रजिस्टर हाथ में लेगा, 22 और 23 का जो भी ऑर्डर मिला हुआ है वो हिसाब से आई रजिस्टर, जे रजिस्टर, शेयर सर्टिफिकेट, मेंटेनेंस रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड रजिस्टर उसमें सब में एंडोर्समेंट करेगा, आपको एक सर्टिफिकेट थमा देगा, उसका खुद का खर्चा शायद 2500 रुपया है, उसका बिल आपको आ जाएगा, उसको आपको पेमेंट करना है। और आपने डेप्यूटी रजिस्ट्रार का ऑर्डर का अवमानना किया, रिफ्यूजल किया, उसके ऊपर आपके ऊपर सेक्शन 154 बी 23 के अंतर्गत आप पे कार्रवाई होगी। ओके। और एक प्रश्न है, मीन्स वो एसोसिएट मेंबर का पूछा था ना सर ने, तो वो उनके साइड से पूछा था, एज अ कमिटी हमको एसोसिएट मेंबर नहीं चाहिए, मीन्स वो कंप्लेंट करते रहते हैं ना, तो हमको जनरल बॉडी में उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हैं क्या हम एसोसिएट मेंबरशिप का? नहीं। हमको राइट्स नहीं है ना? मैनेजिंग कमेटी को अगर एसोसिएट मेंबर का फॉर्म प्रॉपरली मिला है, 100 रुपए का फीस मिला है, जिसने एसोसिएट मेंबर बनाया वो मकान का मालिक है, जो एसोसिएट मेंबर बन रहा है वो उसके फैमिली का मेंबर ही है, तो ये सारे अगर कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो सोसाइटी को उस व्यक्ति को मेंबरशिप, एसोसिएट मेंबरशिप ग्रांट करना जरूरी है। नहीं, मेंबरशिप इज ग्रांटेड, वी डोंट वांट दैट पर्सन शुड बी अ associate member of our society. In You that do not have condition, right. what the committee can do? No, you do not have right. If the original member has given an application कि मेरे बेटे को एसोसिएट मेंबर बना दो, सारा डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, फीस आ गया है, तो सोसाइटी के पास कोई अधिकार नहीं है उस एसोसिएट मेंबर के एप्लीकेशन को रिफ्यूज करने का। कुछ भी ऑप्शन ही नहीं है? नहीं मैडम, अनलेस सर आपको खाली डिले करना है, टाइम पास करना है, उसको बोलना है कि भाई नहीं देते, जाओ जो करना है कर लो, वो रजिस्ट्रार के पास में जाएगा, रजिस्ट्रार का कार्यवाही होगा, 2-4-6 महीने वैसे निकल जाएंगे, एंड ऑर्डर आने के बाद में आप उसको अगर फिर भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना है तो आप अपील डाल दो डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑर्डर के विरुद्ध में। ये सब 2-4 साल और निकल जाते हैं इसके अंदर, तो ये खाली हैरान परेशान करना है मेंबर को तो की बात है। ठीक है। देखिए कैसा है, या देखिए मैम ऐसा है कि अमूमन देखा गया है कि जो मैनेजिंग कमेटी है, दे थिंक दे आर द बॉस ऑफ द सोसाइटी। ज्यादातर लोगों को लॉ के बारे में मालूम नहीं है, उनके जुरिडिक्शन के बारे में मालूम नहीं है, एंड दे वांट टू ओवरस्टेप देयर जुरिडिक्शन। और ईगो जो है, ये ईगो को लेके सारे प्रॉब्लम खड़े होते हैं। अगर मैनेजिंग कमेटी अपने ईगो को साइड में रख दें तो मेरे ख्याल से 99% जो केसेस है डेप्यूटी रजिस्ट्रार के यहाँ वो खत्म हो जाएंगे। So I think so the managing committee should be more responsible in discharging their duty. Yes, I agree, मोहम्मद sir. साहब आप ठीक बोलते हो, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में ऐसा होता नहीं है। मैं एक बार कुर्सी में आ जाता हूँ, मैं कुर्सी से चिपक जाता हूँ, मैं बॉस बन जाता हूँ, सेठ बन जाता हूँ, और बाकी सब प्रजा बन जाते हैं। मैं आपकी सेवा के लिए थोड़ी ना आया हूँ, मैं अपने काम, अपना परिवार छोड़ के आया हूँ, मैं ऑनरेरी वर्कर हूँ। ये सब सारे एक्सक्यूज सुनाई देते हैं आपको।
जी इसीलिए मैंने अभी आप लोगों को ये सुझाव दिया कि मैनेजिंग कमेटी मेंबर अगर ये सोचता है तो मेंबरों को 1/5 मेंबर को मैनेजिंग कमेटी को फोर्स करना है कानूनी धर्म से कि आप ये एडवाइजरी कमेटी बनाओ। इससे आपका कम डिस्प्यूट मेरे समझ से 50-60% और गिर जाएगा और बाकी जो छुट्टा छुट्टा बचा है तो अपना लड़ते रहो कानून कचहरी के हिसाब से। कई मैनेजिंग कमेटी को शौक होता है कोर्ट में जाएगा देख लेंगे क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सोसाइटी के पैसे से लड़ना है। एनीवे थैंक यू मैडम फॉर ज्वाइनिंग इन। Thank you, Hemant sir. Thank you, Afzal sir. Okay, we will take up next question by Vaman Pai. Hello, am I audible? Yes, please. Please ask a short question. We are running out of time. There are many questions also. सर जब मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स का बात सुनता ही नहीं है, उसका कम्युनिकेशंस भी लेता नहीं है, तो मैनेजिंग अपना मेंबर के पास एक ऑप्शन रहता है कि वो अपना क्वेश्चन मैनेजिंग कमेटी को एजीएम में पूछे। तो जैसे कि अभी एक हमारा वेबिनार का मेंबर ने बोला कि उन्होंने एजीएम को रिकॉर्ड किया है, तो अगर मैनेजिंग कमेटी फोर्स करता है कि रिकॉर्ड करने को छोड़ता नहीं है, ये ऐसा एक रेजोल्यूशन नहीं, ऐसे एक मिनट्स में ऐसा लिख देते हैं कि ऑल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डेड आइटम्स आर इनवैलिड, अभी मेंबर्स के पास क्या ऑप्शन है कि सो गेट एन लीगल रिकॉर्डिंग ऑब्टेन करे या मैनेजिंग कमेटी को फोर्स करे कि एजीएम को रिकॉर्ड करे इन द नेम ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ व्हाट इज प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन, ताकि मिनट्स बराबर से बन पाए क्या हो क्या रहा है करके। भाई साहब ऐसा है कि 2010 में कोऑपरेटिव कमिश्नर ने एक सर्कुलर निकाला। कोऑपरेटिव कमिश्नर एक अधिकारी है ना, वो सरकार नहीं है, लेजिस्लेचर नहीं है, और वो सर्कुलर था सुझावित हिसाब से सजेस्टिव कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग करो। अगर आप सर्कुलर का वर्डिंग देखोगे लोगों को लगता है कि भाई वो सर्कुलर मैंडेटरी हो गया, लेकिन कोऑपरेटिव कमिश्नर ने बोला है कि जैसा आपने वर्ड यूज किया ट्रांसपेरेंसी के लिए, तो कोऑपरेटिव कमिश्नर बोलता है कि भाई एजीएम हो, जनरल बॉडी का मीटिंग हो, रिकॉर्ड करो, एक्सेप्ट फॉर दैट 79A का मीटिंग रीडेवलपमेंट का, जिसमें मैंडेटरी है वीडियो रिकॉर्डिंग करने का, क्योंकि वो एक जीआर के माध्यम से कंपल्शन आया हुआ है, मैंडेट आया हुआ है। तो ये कोऑपरेटिव कमिश्नर का सर्कुलर जो वीडियो रिकॉर्डिंग का है, इसका कोई मायने नहीं है। अगर मायने होता तो मुझे ये समझना होगा कि मेरी सोसाइटी मानो खाली 20 मेंबर की सोसाइटी है, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक अंदाजन कितना खर्चा होने वाला, आपको क्या लगता है भाई साहब? मेरे हिसाब से कोई भी एक फिगर दीजिए। सॉरी, 1000 और 2000, और इवन इफ मेंबर अपना कैमरा लेके आते तो और सस्ता हो जाएगा। अपना कैमरा लेके आओगे तो आप उसको एडिट कर दोगे बाद में, उसका कानूनी अधिकार क्या बनता है? ओके, न्यूट्रल पार्टी चाहिए तभी। ओके, हाँ। तो न्यूट्रल पार्टी में इसको वीडियोग्राफर को बुलाओगे, उसको बिल का पेमेंट करोगे, कोर्ट कचहरी में जाने की नौबत आई तो ये वीडियोग्राफर को वहां पे एज विटनेस बुलाओगे और उसको पूछा जाएगा कि भैया आपने रिकॉर्ड किया है क्या? हाँ बोलेगा, बोले आपने एडिट किया है क्या, इसको मैनिपुलेट किया है क्या? अगर उसने मैनिपुलेट किया है तो वो फंसा, और नहीं मैनिपुलेट किया है तो वो एज इट इज चला गया। अब 20 मेंबर के सोसाइटी में 5000 रुपया वीडियो रिकॉर्डिंग का देने का मेरे पास बजट नहीं है। ओके, अब क्या करूं मैं? भाई साहब आपका क्या सुझाव है? मेरे पास बजट नहीं है आपको पैसा देने का। तो जिसको प्रॉब्लम है ही हैज टू पे अप। अभी सपोज मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो इफ आई एम रेडी टू पे, सोसाइटी शुड नॉट ऑब्जेक्ट। हाउ विल यू रिकॉर्ड विथ योर ओन मनी द सोसाइटी प्रोसीडिंग्स? That is the technical point over here. Is it allowed or not? No, sir. You cannot record the society proceedings without the permission of the chair. Okay. And for that you need to get an order from your registrar कि भाई इनको अलाउ करा जाए। From the? फिर आपका वो from the registrar. Okay. रजिस्ट्रार में जाओ, साहब मेरे को रिकॉर्डिंग करना है, सोसाइटी वाले करने नहीं वाले, ये सब नॉन ट्रांसपेरेंसी का काम होना है, गड़बड़ है, ये वो है, तो आप मेरे को परमिशन अलॉट कर दो। मैं जो रिकॉर्डिंग करूंगा उस रिकॉर्डिंग की कॉपी में सोसाइटी में डिपॉजिट करने का मैं अंडरटेकिंग लेता हूँ। Okay. Sir, any क्या मैनिपुलेट करोगे ना? मैं ऐसे ही बोलने वाला हूँ
कि भाई साहब ने रिकॉर्डिंग किया, उसे एडिट कर लिया अपना। आपने किया हो या नहीं किया हो बात की बात है, वो लड़ते रहेंगे बाद में। तो इफेक्चुअली एसेंस क्या आता है कि इंडिविजुअल मेंबर को रिकॉर्डिंग करने का अधिकार नहीं है। सोसाइटी को अगर रिकॉर्ड करना है तो वो नोटिस में डालना पड़ेगा कि आज का एजीएम को वीडियो रिकॉर्ड होगा। वो वीडियो रिकॉर्डिंग की कॉपी के बेस पे अपना वो हार्ड कॉपी मिनट्स का बनेगा। आपको उसकी कॉपी चाहिए तो जो कॉपी का चार्जेस है वो सोसाइटी को दे दो और अपनी कॉपी लेकर जाओ, वीडियो रिकॉर्डिंग की कॉपी। और उसको जो कोर्ट में यूज करना है या पुलिस में यूज करना है या कहीं पे भी यूज करना है वो आप करिए। पर आपका बजट नहीं है तो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। आपका बजट हो या नहीं हो, मैनेजिंग कमेटी गवर्निंग और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, उसका डिसीजन है वीडियो रिकॉर्डिंग करना है या नहीं करना है। कोऑपरेटिव कमिश्नर का सर्कुलर इज ओनली सजेस्टिव, इट हैज गॉट नो लीगली इन्फोर्सेबल वैल्यू। तो हाउ टू होल्ड अप द ट्रांसपेरेंसी, मतलब अभी मैनेजिंग कमेटी अपना हिसाब से मिनट्स लिखेगा, मिनट्स तो रिकॉर्ड लाइव करेगा ही नहीं, और अपना हिसाब से मिनट्स लिखेगा। और जो कंट्रोवर्शियल, आप मेरा लेक्चर आज का फिर से शुरू से सुन लीजिएगा। ओके, मैंने उसके अंदर पॉइंट्स दिया हुआ है कि आपको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। उसमें से मैंने आपको एक एडवाइजरी कमेटी का बताया। और बगैर कुछ करे हुए अगर इंसान ये सोचे कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो, वो होता नहीं है वैसा। अगर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है तो आप इलेक्शन खुद लड़के आप मैनेजिंग कमेटी में क्यों नहीं आए? एक प्रश्न, बड़ा प्रश्न ये आता है। आप दूसरे से कैसे उम्मीद करते हो कि वो आप उसको चुनोगे और वो आपके लिए काम करता जाएगा? आप खुद क्यों नहीं आए? मुझे ये प्रश्न का जवाब दीजिए। हम लोग नॉमिनेशन भेजते हैं तो कम्युनिकेशन एक्सेप्ट नहीं होता है, रजिस्टर्ड पोस्ट वापस आता है कि अनक्लेम्ड बोल के। एक सेशन में, बहुत सेशन आपने नॉमिनेशन, इलेक्शन का नॉमिनेशन की बात कर रहे हो आप? नॉमिनेशन है हमारे, इलेक्शन का नॉमिनेशन पोस्ट से कभी भी नहीं जाता है, कानून में वैसा अरेंजमेंट नहीं है। उसको फिजिकली हार्ड कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर को हाथ से देना पड़ता है और वो आपको एक्नॉलेजमेंट देता है उस चीज का। हमारी सोसाइटी में रिटर्निंग ऑफिसर है, वो सोसाइटी में रहता नहीं है, स्टे समवेयर एल्स, वो किधर रहता है मालूम नहीं है। चलिए सब और कभी आपका प्रश्न लेंगे, और भी कई लोग का बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर एल्ड्रियन लिविस। मिस्टर एल्ड्रियन लिविस। Yeah, can you hear me? Yes, please switch on your video and please ask your question. Yes, my question is, this is a top floor flat, terrace से leakage है. We complained to the BMC to the designated officer. Officer issued a notice to do structural audit. Structural audit में leakage clearly आया है terrace से, but society is not repairing it. What would be the next steps in this case? हेमंत जी, Yes, Mr. Thompson, please go ahead. Yes, please go ahead. जब आप डेजिग्नेटेड ऑफिसर को लिखते हैं उसके बाद विद इन 30 डेज का टाइम फ्रेम होता है। 30 डेज के बाद यू गो इन फॉर अपील। ओके, आप अपील में जाते हैं तो वो अपील के अंदर आपका डीएमसी रहता है और उसके साथ में आपका लॉ ऑफिसर भी वहां पे रहता है। दी रिस्पोंडेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, दी असिस्टेंट इंजीनियर इज ऑल्सो कॉल्ड। देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु सिट डाउन देयर। यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर कंप्लेनेंट किसी वजह से भी अगर वो अपील हियरिंग में अटेंड नहीं करता है तो वो पर्टिकुलर अपील, वो पूरा एप्लीकेशन खारिज कर दिया जाता है एंड देयर इज नो फर्दर अपील व्हाटसोएवर। और आई एम 99% श्योर कि जब आप अपील में जाते हैं तो आपका समाधान हो जाता है। सर इसमें क्या हुआ है कि बीएमसी ने हमको 353 का नोटिस दिया टू कंडक्ट स्ट्रक्चरल ऑडिट, तो वो स्ट्रक्चरल ऑडिट करके रिपोर्ट आया है कि उसमें क्लियरली लीकेज है बोल के, बट वो रिपेयर नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या नेक्स्ट स्टेप है? क्योंकि वो स्ट्रक्चरल ऑडिट का उनको पहला नोटिस किया तो उन्होंने किया, तो उसके अगेंस्ट तो अपील नहीं कर सकते। अभी वो लीकेज रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बीएमसी से? नहीं, देखिए उसमें भी अपना वो फॉर्म ABC है, आप समझे, तो आपको अपील में ही जाना पड़ेगा और वहीं पे आपको समाधान होगा। अगर यहाँ पे आपका समाधान नहीं होता है तो देन यू कैन गो टू द लोकशाही दिन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उसके मुकर्रर एवरी मंथ 1 डे इज ऑलवेज डेजिग्नेटेड फॉर लोकशाही दिन। वहां पे जाने पे लोग अक्सर क्या करते हैं, 10 कंप्लेन लेके जाते हैं। यू विल गेट हार्डली 3 minutes or 4 minutes।
उसके अंदर यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड, और आपका जो मेन मुद्दा है बस उसी पे आपको हैमर करना है, और वहां पे भी आपको तुरंत आपको उसका समाधान हो सकता है। और इसके पश्चात भी अगर आपका समाधान नहीं होता है, देन यू कैन गो टू लोक आयुक्त। आज के दौर में लोक आयुक्त जो है बहुत प्रोएक्टिव है, और वहां पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं अगेंस्ट द बीएमसी ऑफिशियल्स कि भाई ऐसा ऐसा रिपोर्ट आया है, ऑडिट रिपोर्ट इज देयर, दे आर नॉट टेकिंग एक्शन, उनके तरफ से भी नोटिस इशू हो जाएगा। ओके। और ये क्योंकि ये हैरेस कर रहे हैं, मानसून नजदीक आ रहा है और ये हमको रिपेयर करने भी नहीं दे रहे। वी आर रेडी टू रिपेयर एट आवर कॉस्ट, बट सोसाइटी इज नॉट गिविंग टेरेस कीज, दे आर लॉकिंग द टेरेस सेइंग वी विल नॉट गिव यू ऑल कीज, क्योंकि हमारा झगड़ा है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, आपको बीएमसी डेजिग्नेटेड ऑफिसर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ओके ओके, यस यस। Okay. Next question is by Mr. Vinod Nayak. Mr. Vinod Nayak. Mr. Jayantilal Shah. Advocate More. Hello. Can I ask a question? Wait, afterwards now. Mr. More, please go ahead. Mr. More. Good evening, sir. Yes, sir. Sir, my question is, ये एक सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी का टेन्योर अगस्त 2020 खत्म हो गया, अभी तक उन्होंने इलेक्शन नहीं लिया है, और सेक्रेटरी इज उसका फ्लैट बेच रहा है और वो एनओसी मांग रहा है, तो क्या चेयरमैन ने एनओसी को साइन करना चाहिए या इलेक्शन कंडक्ट होने के बाद नया कमेटी ने उसको अप्रूव करना चाहिए? जैसे मोहम्मद साहब ने बताया, मिस्टर अफजल मोहम्मद ने बताया कि सोसाइटी को फ्लैट बेचने के लिए, मेंबर को फ्लैट बेचने के लिए सोसाइटी की आवश्यकता नहीं है। आपने बताया कि आपका मैनेजिंग कमेटी का टेन्योर खत्म हो चुका है। हाँ जी। और क्या उन्होंने इलेक्शन के लिए तैयारी किया हुआ है, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म किया हुआ है, क्या पोजीशन है? वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक वो आई और जे रजिस्टर में मेंबर्स की नेम की लिस्ट थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है, तो उन लोग वो लिस्ट बना रहे हैं। इलेक्शन ऑफिसर को भी बताया, तो बोला एक लिस्ट बनाओ, बाद में हम उसको अनाउंस करते हैं। तो इस सर, पीरियड में मेरा क्या सुझाव ऐसा है कि शांति बनाए रखने के लिए आप उसको एनओसी दे के मामला निपटा दो, क्योंकि एनओसी न देने से आपका भी कुछ नहीं फायदा होने वाला है, और सामने वाले का अगर नुकसान होता है तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है उसमें। तो क्या एनओसी देके वो अपना फ्लैट बेचने के प्रोसेस चालू करे या बेच दे? यस, अगर आप चेक कर लीजिए ओरिजिनल एग्रीमेंट है या नहीं है, डिफॉल्टर तो नहीं है, सोसाइटी का पैसा वैसा खा के तो नहीं बैठ गया सोसाइटी का सेक्रेटरी, कोई गैर कानूनी काम तो नहीं किया, वो सब काउंटर चेक करके एनओसी इश्यू कर देने का। और एनओसी नहीं इश्यू करना है और ये सब आपको मुद्दे सामने दिखते हैं कि मैंने पैसा खाया तो मैं कैसे एनओसी के लिए रिक्वायर पूछ सकता हूँ, तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई तुमने 100 रुपए खाया हुआ है, 100 रुपए जमा कर दो ब्याज के साथ में और तुम्हारा एनओसी लेकर जाओ। ओके। कानून की क्रिया करके उसको रोका जा सकता है और ना भी रोका जा सकता है। लेकिन सर एक सवाल है कि जब कमिटी नहीं है, मतलब जो लास्ट कमिटी थी वही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अभी सेक्रेटरी, चेयरमैन और ट्रेजरर तीनों हैं और 2-3 मेंबर है साथ में, तो क्या वो उसको अलाउ ये कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर? और मोरे साहब ऐसा है कि जब तक आपका टर्म खत्म हो गया है, चलो ठीक है, लेकिन कोई अधिकारी अपॉइंट नहीं हुआ है आपके जगह पे, और जब तक आप अपना चार्ज नए अधिकारी के इन द सेंस मैनेजिंग कमेटी को या एडमिनिस्ट्रेटर को हैंड ओवर नहीं कर देते हो, तो यू हैव टू कंटिन्यू एज द मैनेजिंग कमेटी फॉर बेसिक डे टू डे फंक्शनिंग। डे टू डे फंक्शनिंग में आपका एनओसी भी आ जाता है। लेकिन आप ये कहोगे कि मेरा टर्म खत्म हो गया है और मैं कन्वेंस डीड पे साइन करूंगा, तो वो कानूनी अलाउ नहीं होगा। जो इंचार्ज पर्सन है वही कर पाएगा, खाली ड्यूली इलेक्टेड बोलते हैं जिसको। यस,
थैंक यू सर. थैंक यू मिस्टर मोरे, थैंक यू सर. थैंक यू ओके, सर. मिस्टर जयंतीलाल शाह. सर मैंने फ्लैट एक 2011 में लिया था और 2018 में हमको ओसी मिला और हम लोग रहते नहीं थे, फिर भी बिल्डर हमको बिल भेज रहा था एवरी मंथली मेंटेनेंस का. तो हम लोग बोले कि हम लोग रहते नहीं थे, ओसी नहीं मिला है तो हम बिल नहीं भरेंगे. तो फिर जब इस सोसाइटी हमारा बन गया, रजिस्टर हो गया, तो फिर सोसाइटी ने टोटल बिल हमको विथ इंटरेस्ट के साथ भेज दिया. उसमें ओसी के बाद का बिल हम लोग भर रहे हैं रेगुलर, लेकिन आगे का जो 7 साल का था, बिल्डर ने जो बिल था भेजा था, वो सोसाइटी हमको भेज रही है. तो वेदर सोसाइटी इज अलाउड बिफोर ओसी? ठीक है शाह साहब, ऐसा कंडीशन है कि मानो आपकी सोसाइटी रजिस्टर हुई लेटर से एग्जाम्पल के तौर पे 2010 में, ठीक है? नहीं, 2018 में रजिस्टर हुई. सोसाइटी 2000 रजिस्टर में 18 हुई. 18 तो में जिस और दिन से परचेस हम आपका लोग ने सोसाइटी, आप कंप्लीट कर लीजिए, इंटरप्ट मत करिए बीच में. ओके, जब भी मतलब रजिस्टर्ड हुआ वही दिन से हम लोग बिल भर रहे हैं, जो रेगुलर आता है वो मंथली. लेकिन वो आगे का बिल हमको 7 साल पहले का बिल्डर ने जो दिया था बिल, वो बिल सोसाइटी ने हमको भेज दिया. हम लोग ऑब्जेक्शन लिया कि वेल, ओसी नहीं इसमें मिला. हाई कोर्ट के जजमेंट्स वगैरह है हाँ, कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन डेट के पहले का कोई भी बिल, हाँ, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के डेट के पहले का कोई भी अमाउंट हाँ. सोसाइटी वसूली नहीं कर सकती आपसे. ओके, राइट. बिल्डर वसूली कर सकेगा, वो भी सिविल सूट डाल के. अब तो 7 साल का हो गया, टाइम पीरियड भी निकल गया. 2018 में सोसाइटी रजिस्टर हो गई, 2022 खत्म हो गया, तो 4 साल में तो वो जो 3 साल का टाइम पीरियड होता है लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत, अब वो भी निकल गया. तो ऐसा कंक्लूसिव आंसर है आपके लिए कि सोसाइटी बिल्डर का पैसा आपसे वसूली नहीं कर सकती है. ओके, राइट. तो हम लोग नई पेमेंट करेंगे तो भी चलेगा ना, मतलब जो पेंडिंग बाकी है हमारा वो 7 साल का, वो मुझे पता नहीं, आप बांधने का पेमेंट नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं बांधने का हम चलेगा. भरते हैं. नहीं, बाद में लेकिन मेरा इतना ही 2018 से आपको भरते बताना हैं. है, मेरा आपको इतना ही बताना है, आपके सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के डेट के पहले का बिल आपको भरने की जरूरत नहीं है. ओके, एनीवे, थैंक यू मिस्टर शाह. ओके, थैंक यू नेक्स्ट सर. क्वेश्चन इज बाय मंगलम फाइनेंस. मिस्टर मंगलम फाइनेंस. हॅलो सर, हा, माझं नाव चंद्रकांत सोनवणे आहे. हॅलो, येस सर, मराठीत बोलतो सर. चालेल, बोला की. हां, आमच्या सोसायटीमध्ये मागच्या 30 वर्षापासून एक फ्लॅट आहे. तो पूर्णपणे वॅकंट आहे आणि त्याचं कोणताच मेंटेनन्स आणि कोणत्याच प्रकारचा टॅक्स भरला जात नाही. तर आता आमच्या सोसायटीचं डीम कन्व्हेन्स करायचं आहे. तर ज्या व्यक्तीला आम्ही डीम कन्व्हेन्स करण्याचं दिलेलं आहे हे काम, ती व्यक्ती सांगते की त्या फ्लॅटचं स्टॅम्प ड्युटी भरलं नसल्यामुळे आपला डीम कन्व्हेन्स होत नाहीये. तो फ्लॅट कोणाचा आहे? म्हाडाचा आहे का? बीएमसी आहे, म्हाडाचा आहे, कोणाचा आहे ते? नाही, प्रायव्हेट लँडवर आहे. प्रायव्हेट लँड आहे आणि सोसायटी पण प्रायव्हेट आहे, करेक्ट आहे? हो, हो सर. 30 वर्षाच्या ड्यू साठी तुम्हाला ते रिकव्हरी प्रोसिडिंग फाईल करायला लागेल बरं. आणि ते रिकव्हरी प्रोसिडिंग आल्यावर तुम्हाला ओनरची नावाची गरज नाही. तुमच्या रेकॉर्डवर जे नाव आहे त्यांच्या अगोदर त्यांच्या नावावर रिकव्हरी प्रोसिडिंग फाईल करून टाकायचं. रिकव्हरी सर्टिफिकेट येईल, रिकव्हरी ऑफिसरला बोलायचं की सर्टिफिकेट आलेलं आहे, पैसे वसुली करा. पैसे वसुली नाही होणार तर काय होणार आहे, तुम्हाला काय कल्पना आहे सर सोनवणे सर? तर मग रिकव्हरी आपण कोणाला द्यायची सांगायची म्हणजे करायला? ते रिकव्हरी फेडरेशनच्या ऑफिसमध्ये रिकव्हरी ऑफिसर्स असतात. तर रिकव्हरी सर्टिफिकेट तुम्हाला फेडरेशनचे रिकव्हरी ऑफिसरला देऊन टाकायचं. तर याच्यात असा विषय आहे की संबंधित जी व्यक्ती जी सांगते आमचा फ्लॅट आहे आमच्या नावाने. हॅलो, हा, बोल. माझा आवाज येतोय सर? हॅलो. हाँ सर, बोलिए, आप बोलिए, आप कंटिन्यू करिए. जी व्यक्ती सांगते की हा फ्लॅट माझ्या नावाने आहे, तिच्याकडे स्टॅम्प ड्युटी भरलेले त्याचे कोणतेच पेपर नाहीत. फक्त बिल्डरनी दिलेलं पोझिशन लेटर आहे, त्याच्यामध्ये खाली त्याचे पेंडिंग अमाउंट्स असं लिहिलेलं आहे. दॅट्स इट. पेंडिंग अमाउंट रिकव्हरी सर्टिफिकेट शिवाय तुम्हाला रिकव्हरी होणार नाही आणि सोसायटीला हक्क आहे ते रिकव्हरी सर्टिफिकेट ऑब्टेन करून रिकव्हरी ऑफिसरला द्यायचं
आणि जर ते फ्लॅटमध्ये कोण राहत असेल किंवा मालकाचा दुसरा काही पत्ता वगैरे असेल तर तिथून सर्व्हिस वगैरे करून करायचं, नाही तर शेवटमध्ये ते फ्लॅटचा ताला तोडून पंचनामा वगैरे करून ते फ्लॅटला ऑप्शन करून टाकायचं, निलामी करून टाकायचं. पण सर हे जो प्रोसिजर आहे. सर ज्याच्या नावे हा फ्लॅट आहे तो आम्हाला करस्पॉन्डन्स करत आहे रेग्युलरली, फ्लॅट माझ्या नावाने आहे, आम्हाला एनओसी द्या म्हणून. त्याला आम्ही विचारले की तुझ्या फ्लॅटचं पेपरचं ओनरशिप द्या किंवा स्टॅम्प ड्युटी भरलेले डिटेल्स द्या, तर तो म्हणतोय की माझ्याकडे ते काहीच नाहीये. स्टॅम्प ड्युटीचं प्रॉब्लेम ते आहे, ते तुम्हाला IGR ऑफिस बँड्रामध्ये ते IGR ऑफिस आहे, तुम्हाला डीम कन्व्हेन्सच्या टायमाला ते ऑर्डर देतील की शॉर्टफॉल स्टॅम्प ड्युटी कोणाकोणाच्या फ्लॅटवर आहे आणि सोसायटीला सांगतील की नोटीस द्या आणि तुम्ही पैसे भरा. सोसायटी पैसे भरतील किंवा तो मेंबर भरतील. जर सोसायटी पैसे भरतील तर तो मेंबरचे पैसे सोसायटी भरून ते मेंबरच्या बिलावर ऍड करायचं ओके. आणि ते रिकव्हरी त्याच्या वेगळा काढून घ्यायचं, असं आहे. सर ही आमची टेरिटरी पनवेलमध्ये येते सर. कुठे पण असू दे साहेब, प्रोसिजर तेच आहे. बरं, आता एक दुसरा एक प्रश्न आहे शेवटचा की संबंधित आम्हाला स्वायत्त संस्था ग्रामपंचायत आणि सिडको नैना यांनी दोघांनी आम्हाला अनधिकृत बांधकाम आहे त्या संबंधित नोटीस पाठवलेली आहे. तर अशा केसमध्ये आता काय करता येईल आपल्याला? जर इलिगल बांधकाम आहे तर ते तोडायला लागेल किंवा तुमच्या लोकल आर्किटेक्टला कॉन्टॅक्ट करून ते रेग्युलराइज करून करायचं होऊ शकतो का, FSI लोडिंग करू शकतो का वगैरे, कुठून आणून प्रोव्हिजन आहे का पनवेलमध्ये, ते तुम्ही विचार करा. पण तुम्हाला ते एक रजिस्टर्ड आर्किटेक्टला कॉन्टॅक्ट करायला लागेल तुम्हाला. एक मिनिट, मी याच्यामध्ये थोडंसं करेक्शन करू इच्छितो की आम्हाला ज्या संबंधित सिडको नैनाने ही नोटीस पाठवलेली आहे त्यांचा जो नैनाचा जो अधिकार आहे तो 2013चा आहे आणि आमचं स्ट्रक्चर आहे ते आम्हाला लागू आहे का? इलिगल बांधकामसाठी पिरियड नसेल साहेब. जर तुमचे इलिगल बांधकाम आहे, बरोबर आहे, तेच तुमचा प्रश्न आहे, करेक्ट? नाही, माझा प्रश्न असा आहे की आम्हाला सिडकोकडून जो नोटीस पाठवण्यात आलेला आहे 2000च्या कुळ कायद्यानुसार की हे बाधित क्षेत्र म्हणून 2013 पासून, तर आमचं स्ट्रक्चर जे आहे ते 89चं आहे, 89चं आहे, 19 आमचं प्लॅन पासिंग आहे आणि पोझिशन 1991चं आहे, 91चं आहे. तर आम्ही त्यांच्या एक मिनिट साहेब, तुम्ही ते लोकल आर्किटेक्टला विचारा ते सर्व. आजचा आपला टाइम संपलेला आहे, आपण आजच्या वेबिनार संपवून घेऊ. ठीक आहे सर. Thank you all friends for attending this knowledge sharing and experience sharing webinar and supporting today's webinar. I personally want to thank Mr. Afzal Mohammed for his contribution to the webinar. Now with the permission of all our friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody. Thank you sir, thank you. Thank you everybody. Bye bye. Bye.